चारों का नाम मेहरानी दरूद सरबत। शरफंत, आज का हमारे प्रोग्राम उर्दू में होगा और आज के इस प्रोग्राम में उर्दू में करने का मकसद ये है कि हमारे आज का जो टॉपिक है बलूच हिस्ट्री पर है, तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो हमारा मकसद ये है उर्दू में करने का कि हमारे जो बलूचिस्तान में हैं, जो बलूची नहीं समझते हैं, जैसा कि सराई की ज़ुबान बोलते हैं या बरावी ज़ुबान बोलते हैं या दूसरे ज़ुबान बोलते हैं, या बलूचिस्तान से बाहर दीगर ममालिक में हैं या पंजाब में बहुत सारे बलूच आबाद हैं जिनको बलूची नहीं आती, हमें उनको बलूच हिस्ट्री के मुतालिक आगाही करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि रियासती इदारों ने रियासत के अपने जो यूट्यूबर पाले हैं, उन लोगों का जद्दोजहद यही है कि उन लोगों की कोशिश यही है कि वो बलूचों को ये साबित करें कि बलूचों ने हिजरत करके आया है, बलूचिस्तान उनका सरज़मीन नहीं था, या बलूच को बरावी को या बलूच को दूसरी लसानी ग्रोहों में तकसीम करने की जो जद्दोजहद है, इस उन सवालात को हाईलाइट करने के लिए, उनकी सच्चाई जानने के लिए, उन हक़ाइक़ को समझने के लिए और बलूच हिस्ट्री को समझने के लिए हमने डॉक्टर फ़ारूक को दावत दिया है। और डॉक्टर फ़ारूक साहब के आने से पहले मैंने अनाउंस भी किया था कि आप लोग अपना सवालात भेजें। जिन जिन लोगों ने सवालात भेजे हैं उनके सवालात मैंने ऐड किए हैं, मेंशन किए हैं। सबसे पहले मैं उन सब का नाम ले लूँगा, मगर बहुत सवालात मिक्स थे और बहुत सवालात जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं थे, जो रिलेटेड नहीं थे उनको हमने नहीं ले आए, और जो मिक्स थे उन सब को मैंने एक साथ किया। फ़र्ज़ कर 4 बंदों ने एक ही सवाल पूछा है तो उनके नाम के साथ एक ही सवाल पूछा जाएगा। और हमारा मकसद आज इस प्रोग्राम का कि बलूच की हिस्ट्री है कि बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर फ़ारूक पर तनकीद की है मैं गुज़िश्ता प्रोग्राम के हवाले से, और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि डॉक्टर साहब को तो दोबारा ले आना। तो डॉक्टर साहब उन्हीं सवालों का जवाब दे रहे हैं कि जो आप लोगों ने किए हैं। और मगर एक बात मैं कहूँ कि ये सवालात जो जितने सवालात हैं, जो जितनी डिस्कशन है, ये डॉक्टर साहब की अपनी किताबों में मौजूद हैं। जो लोग बलूचिस्तान में हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं या उनका दस्तरस है, तो बराए करम डॉक्टर साहब की इन किताबों को पढ़ें, या दीगर जो जिनका वो रेफरेंस देता है जिन किताबों का, उनको ढूंढें। अगर ये डॉक्टर साहब को मिल सकते हैं तो आप लोगों को भी मिल सकते हैं। मगर आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मौजू है, हम सिर्फ बलूच ओरिजिन और बलूच माइग्रेशन पे बात करेंगे, या लसानी हवाले से भी कुछ बातें करेंगे, और बलूचिस्तान में जबरी अलहाक और दीगर कौमों के हवाले से रोशनी डालेंगे। तो आज का हम प्रोग्राम डॉक्टर फ़ारूक के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम शमसुद्दीन, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक शुक्र है, थैंक यू सो मच एक बार फिर ज्वाइन करने की हमें, क्योंकि आपको आज लाने का मकसद हमारा ये था कि आप देख रहे हैं, जैसे मैंने ओपनिंग में कहा कि बहुत सारे मौरख हैं या कि तजज़िया निगार हैं बलूच के हवाले से एक से ज़्यादा थ्योरियाँ सामने ला रहे हैं। कोई कहता है कि अरब से आया है, कोई कहता है माइग्रेट करके किसी और मुल्क से आया है। इसमें बलूच राइटरों का भी किरदार है, इसमें जो आउटसाइडर हैं, जो पंजाब के रियासत के, उसके भी ज़ुबान है। तो इसलिए मैं हमने आपको तकलीफ़ दी, तो हमने 1-2 दिन पहले इनवाइट लोगों के अनाउंस भी किया था फेसबुक में। कुछ लोगों ने हमें नाम भी भेजे थे, मगर उनको मैं बाद में पूछता हूँ। जो सवालात हैं उनके हवाले से मैं बाद में बात करता हूँ, मगर पहले आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने
तारीख़ के हवाले से या वैसे ही आपकी कितनी किताबें हैं और अभी आप किन किन किताबों पे काम कर रहे हैं, कितनी किताबें मार्केट में पब्लिश हो चुकी हैं और अभी कौन कौन से आने वाले हैं? जी, बहुत शुक्रिया शम्स आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा, दोबारा अपने इस कीमती चैनल पे मुझे इनवाइट किया, लोगों से कुछ कहने का मौका दिया। मैं आपके लिए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। शम्स, मैंने कुछ तो काम किया, मैंने कहता हूँ बहुत ज्यादा काम है। अब तक मेरी 13 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, जो कि सब की सब बलूच हिस्ट्री के हैं, उसके मुख्तलिफ पोर्शंस पे हैं। कुछ जो है ना एथनोग्राफी पे है, कुछ जो है इसकी डेमोग्राफी पे है, कुछ जियोग्राफी पे है, कुछ पर्सनालिटीज वगैरह पे हैं। इसके अलावा अभी 6 किताबें मेरी इंशाल्लाह इसी हफ्ते में आने वाली है, जो कि बलूचिस्तान के आसार कदीमा के जो साइट्स हैं, हम्म। मोर देन 1000 साइट्स मैंने डिस्कवर किए हैं। तो उन साइट्स के हवाले से मैंने एक किताब तरतीब दी थी, कोई 6 वॉल्यूम में है, वो करीब आने वाली है। और इसके अलावा मैं बलूचों की एक जामे तारीख लिख रहा हूँ, कोई 12 वॉल्यूम में है। अब 5 वॉल्यूम मैं उसके कंप्लीट कर चुका हूँ, बाकी मैं फर्दर उस पर काम कर रहा हूँ। वो अच्छी किताब होगी। उसमें मैंने कोशिश की है कि बलूचों की सारी जो साबिका तारीख है उसको मैं उसमें एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आने वाले हमारे जो क़ारीन है और जो हमारे मुहक्किकीन है उनके लिए कोई अच्छी सी गाइड बुक मैं दे सकूं और उसमें वो अपने असल मकासद को तलाश कर सके। तो अब वो किताब भी तैयारी के मरलों में है। इसके अलावा मेरी 3-4 मजीद किताबें हैं जो तैयार पड़ी हुई है, करीब 2025 तक उन्हें भी मैं मार्केट में ले आऊंगा। जी, जी बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। दरअसल आज मैंने कुछ सवालात उन लोगों ने भेजे, मैंने जितने सवाल लोगों ने भेजे हैं या पूछे हैं ये तो सारे आपकी किताबों में हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी जो किताबें हैं उनको ज़रा पढ़ें, क्योंकि जो जिन जिन लोगों ने सवालात भेजे हैं वो ऑलरेडी आपने इनके बारे में ज़िक्र कर चुके हैं बहुत सारे साइटों में, मेरे प्रोग्राम में और अपनी आपकी किताबों में इनका जवाब हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बलूचिस्तान से बाहर हैं, यूरोप में हैं या कहीं कहीं दूसरे, शायद उन आपकी किताबें उनकी दस्तरस में नहीं हैं। तो उन हवाले से मैंने सवाल उनके सवालों को लिया है, मगर बहुत सारे सवाल ऐसे थे कि जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं थे और बहुत सारे सवाल ऐसे थे कि 4-5 बंदों ने एक ही सवाल किया था। तो इसलिए मैंने उनको तरतीब दी। पहले मैं उनका नाम लूँगा जिन जिन लोगों ने हमें क्वेश्चन भेजे हैं आपके हवाले से। उनमें से अदनान बलूच, कंबर सादिक, ग़ुलाम जान, इब्नुल करीम आसकानी, डी के बलोच, सासान स्याही, बशीर अहमद, डॉक्टर लतीफ़ बलोच, मीर हफीज़ जामुरानी, अबू आमिर, फ़हद गाज़ी, हसार बलोच, अब्दुल्ला रिंद, सोहराब बलोच, बलोच बलोच, फ़ेरोज़ मोहसिन, अब्दुल मतीन रहीम, साईं यासीन रिंद, अकरम बलोच, मकरानी बलोच, मुराद बलोच, मोहम्मद बलोच, माजिद बलोच, हम्मल नूरा, सैफ़ बलोच मुल्तान, हम्मल रोंजो, फ़हद बलोच और रिजवान बलोच, इन लोगों के सवालात हैं। मगर सवालात जी को मैंने एक साथ तरतीब दिया है उनका, जो किसी के 4-5 लोगों का एक ही सवाल था, तो मैंने उनको उसी रिदम से लेके चलते हैं। तो स्टार्ट हम यहीं से करते हैं कि बलूच कौम का असल जन्म भूमि कहाँ और कौन सी ज़मीन है, इसको साबित करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मुस्तनद ज़राए मौजूद हैं। ये बहुत बुनियादी सवाल है शम्स। इसके बारे में गो कि इस पे मैं अपनी किताबों में कोई 5 किताबें ऐसी हैं जिनमें इस मौजू पे मैंने काफी तफसील के साथ बात की है। मैं तो व्यूवर से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली वो टेक्स्ट को भी पढ़ा करें। हम बैठे होते हैं आधी आधी रात तक, उनके लिए मेहनत करते हैं, कोई किताब तरतीब देते हैं, लिखते हैं, फिर पब्लिशर अपनी मेहनत करके उसको पब्लिश करता है, मार्केट में ले आता है, और ये सब काम वॉलंटियरली हो रहे हैं। तो जो व्यूवर्स हैं, जो रीडर्स हैं हमारे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो किताबें पढ़ें, तो इनके सवालों के जवाबात सारे मेरी किताबों में मौजूद हैं। जी बिलखसूस ये जो बलोचों की आपने जमीन की या उनकी जन्मभूमि की बात की है, इस पे तो मैंने बहुत बात की है। बलोच और उनका वतन में भी इस पे काफी तफसील से मैंने बात की है। इसके अलावा कदीम बलोच कबाइल और बलोचिस्तान की कदीम तारीख, जो कि बलोची एकेडमी से छपी है, उस किताब में भी मैंने काफी मवाद फराम किया है। अलावा हजीन बलोच आरियाई ताल्लुकात में बड़ी तफसील के साथ मैंने इस पूरे खित्ते में बलोचों की अर्ली सेटलमेंट के बारे में मैंने बात की है। इसके अलावा एक किताब है बलोच और बलोचिस्तान कदीम मौरखीन की नज़र में, जो अभी 2nd एडिशन जिसकी छप के आ गई है। इसमें भी बलोचों की जो ज़मीन है उसके बारे में, जो उनकी आबाई ज़मीन है, जहाँ वो उनकी पैदाइश हुई है या जहाँ से उनका खमीर उठाया गया है, तफसील के साथ इस किताब में भी उनके बारे में मैंने जिक्र किया विद रेफरेंसेस।
अब मसला यह है कि बलोचों के बारे में बहुत सारे मनगढ़ंत थ्योरीज बरतानवी ऐड में पेश किए गए। बरतानिया के कॉलोनाइजर्स के जितने भी राइटर्स थे उनमें से कोई भी सिवाय मोकलर के, कर्नल मोकलर जो था, जो मकुरान में जियोग्राफी के हवाले से कुछ काम कर रहा था, जो कोस्टल बेल्ट था उसकी नपाई कर रहा था टेलीग्राफ लाइन के लिए, उसने सिर्फ ये लिखा है कि बलोच मकुरान के कदीम बाशिंदे, ओनली मकुरान का नाम लिया है। तो बरतानवी हुकूमत ने उससे क्या इंतकाम लिया कि मोकलर को बुलाकर जॉब से ही निकाल दिया और उसको वापस इंग्लैंड भेज दिया कि तूने बलोचों को क्यों यहाँ का ओरिजिनल नेटिव कहा। बाकी जितने भी कॉलोनाइजर्स हैं उनकी थ्योरीज को पढ़े, वो बलोचों को कोई अरबिस्तान से आमदा लिखता है, कोई सेंट्रल एशिया से आने वाला ग्रोह लिखता है, कोई ईरानिक ग्रोह लिखता है, कोई इंडियन ग्रोह लिखता है, कोई कहां से, कोई भी ऐसा राइटर नजर नहीं आया जिसने बलोचों का ताल्लुक इस सरजमीन के साथ जहां इस वक्त वो बैठे हुए हैं जोड़ने की कोशिश की हो या तलाश करने की कोशिश की हो। बाद जो हमारे इंडिजिनियस सोर्सेज हैं, जो हमारे लोकल राइटर्स थे, उन्होंने भी इन्हीं कॉलोनाइजर्स की थ्योरी को फॉलो करते हुए बलोचों को बाहर से आने वाले ग्रोहों में शामिल किया। किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की, इतनी सी जो है ना, थोड़ी सी जुर्रत करके बाहर की जो टेक्स्ट थे मां सिवाय अंग्रेजों के अलावा जो दिगर अक़वाम ने किताबें बलोचों के बारे में लिखी, उनका मुताला किया जाता तो बलोचों की सारी तारीख उनके सामने आती। मैं जब तहरीरी तारीख को पढ़ता हूं, मैं तहरीरी तारीख पे हमारे पास सबसे जो कदीम किताब है वो हेरोडोटस की किताब है, जिसका मैं बारहा जिक्र करता हूं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी जिक्र किया था आपने। एग्जैक्टली सर, हेरोडोटस ने जिस तरह बलोच कबाइल का तस्करा किया है और जिस तरह उसके अजीम लश्करों का जिक्र करता है, उसके जंगजू लश्करों का जिक्र करता है, उनकी तादाद का जिक्र करता है, उससे तो लगता है कि ये लोग इसी खित्ते में ही पड़े हुए थे और यहीं पे इनकी आबादी इतनी बढ़ती गई और कि ये एक अजीम ताकत बन गए, ये एक अजीम ताकत बन गया। अब देखें यहाँ पे अगर आप अर्ली लाइफ को देखेंगे, जब पहली सियासी हुकूमत बनती है जागरूस के पहाड़ों में, जो कि इस वक्त मगरबी ईरान में है, वो कबीले कौन थे? किरमान शाहान के कबाइल आज भी कुर्द बलूच है, उनके करीब में मेद रहते हैं, उनके करीब में लूरी रहते हैं, उनके करीब में दिगर हमारे कबाइल हैं जो आज भी बलोचों में नजर आते हैं। ये 2500-3000 साल पहले तो यहाँ पे मौजूद थे। जब हम शाहनामा फिरदौसी का मुताला करते हैं तो वो कियानी अफवाज में यानी मेदी अफवाज में और पेशदादी अफवाज में बलूचों के बड़े बड़े लश्करों का जिक्र करता है, और वो वाकयात जिनको शाहनामा फिरदौसी बयान कर रहा है वो आज से 3 से 3500 साल पुराने वाकयात हैं। मतलब 3500 साल पहले तो आपको बलूचों की सेटलमेंट इसी खित्ते में नजर आती है। वो उनमें तो ये नहीं लिखा कि जी बलोच अरब से आए हैं, बलोच कहीं और से आया, वो तो कह रहा है कि जी ये यहीं के लोग थे, यहीं पे रहते थे। तो जब 3000-4000 साल पहले हमारे पास उनकी जबरदस्त एक हिस्ट्री मौजूद है, एक पॉलिटिकल अप्रोच के साथ उनकी तारीख मौजूद है, ये वो जमाना है कि जब आर्यन कबाइल इस खित्ते में इंटर ही नहीं हुए थे। जब आर्यन नहीं आए थे तो ये लोग कौन थे जो आर्यन से पहले, यानी प्री आर्यन लोग कौन थे? वो कुर्द थे, वो मेद थे, वो पिरकानी थे, वो लुर थे, वो आस्कानी थे, वो कशानी थे, वो तो आर्यन से पहले यहाँ पे आबाद थे। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि जी बलूच बाहर से आए हैं? तो हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज बहुत हैं जिनसे ये साबित होता है। अगर हम अरबिक टेक्स्ट को पढ़ें, पर्शियन टेक्स्ट को पढ़ें, ग्रीक टेक्स्ट को पढ़ें, तो इससे ये साबित होगा कि 4000 साल पहले, कम से कम 4000 साल पहले ये कबाइल यहीं पे मौजूद थे। अगर 4000 साल पहले मौजूद थे और उनकी इतनी मजबूत कुव्वत थी कि वो हुकूमत भी बना सकते थे, वो हुकूमत भी बना सकते थे, तो इसका मतलब है कि वो यहीं की सेटलमेंट होगी, कहीं बाहर से नहीं आई होगी। अब आर्यन से पहले का जमाना हमारे लिए अननोन है, हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है कि हम कहें कि जी आर्यन से पहले भी इस खित्ते में कोई इन्वेजन हुई है। आर्यन के इन्वेजन तक तो बात चलती है, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे कि आर्यन इन्वेजन की असल हकीकत क्या है। लेकिन आर्यन इन्वेजन से पहले जो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, ये वही लोग थे जिनको आज हम बलोच के नाम से जानते हैं या खुर्दो बलोच के नाम से जानते हैं। माजी में इनको खुर्दो बलोच भी कहा गया और इनके कबायली नाम लिए गए हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र किया कि कुर्दों का जिक्र आपको 4000 साल कदीम अदवार में मिलता है, मेदों का जिक्र आपको हेरोडोटस से पहले की किताबों में मिलता है,
इसी तरह ओद कबीले का जिक्र आपको ओरिएंटल पीरियड में यानी 6ठी सदी कबल मसीह में नजर आता है। ये कबीले तो आज भी बलोचों के अंदर मजबूत जमीयत के तौर पे मौजूद है। ओत वो कबीला है जिसने बारहा इस खित्ते पे हुकूमत की है। कुर्दों ने मुख्तलिफ खित्तों पे हुकूमतें की हैं। इसी तरह मेदों के बारे में मेरे पास ऐसे रिसोर्सेज है कि जिनसे पता चलता है कि मेदों ने इस सरजमीन पर 3 बार हुकूमत की है। बलूचों की साबिका जितनी हुकूमतें बनी हैं आप देखें कबायली नामों के साथ जाने गए हैं, कभी कौमी नाम से उन हुकूमतों को किसी ने नहीं पहचाना। लास्ट गवर्नमेंट कम्बरानियों की है, इससे पहले रिंदुलाशार की है, फिर इस दौरान गिचकी है, बुलेदी है, मलिक है, होत है, ये सारे अपने कबायली नामों से जाने जाते थे। तो क्या ये नहीं हो सकता कि माजी में भी बलोच कबाइल बरसर इक़्तिदार आते रहे और अपने कबायली नामों से अपनी हुकूमतों को पहचान दी हो, जैसे कि आस्कानी है, जैसे कि कशानी है, जैसे कि साकाई हैं, जैसे कि मेद हैं, जैसे कि कुर्द हैं। आज भी ये कबीले तो मौजूद है, तो बलूचों में मौजूद है, कहीं और तो नहीं है। लिहाजा तो हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज बहुत है जिनसे साबित होता है कि आर्यन के आने से पहले यहाँ पर बलूच मौजूद थे। क्या ये मेदों का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो हुक्मरान रहे हैं, आजकल जो मेद हैं ग्वादर में, क्या ये वही कबाइल है? देखिए, बड़ा बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। कल का जो बादशाह था जो गुजरा, आज वो फकीर की शक्ल में नजर आता है। मैं मुगलों का जिक्र करता हूं, उन मुगलों का जिन्होंने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, हम्म। मुगल एम्पायर। जी जी। ज़हीरुद्दीन बाबर एक हुकूमत रही है, उनमें अकबर दी ग्रेट गुजरा है, उसमें औरंगजेब गुजरा है, उसमें जहांगीर गुजरा है, उसमें हुमायूं है, उसमें बाबर है। बड़े बड़े हुक्मरान गुजरे हैं। आखिरी का बहादुर शाह जफर था। एक जमाना था जब ये आए 1526 में और 1857 में इनका खात्मा हो गया। 300 सालों तक इन्होंने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, 300 सालों से भी ज्यादा। आज वो मुगल कहां है, क्या आपको नजर आते हैं? कोई मुल्तान में मजदूरी कर रहा है, कोई कोयटा में छाछ बेच रहा है। पूछो उनसे तो कहते हैं जी हम मुगल हैं। तो माजी में अगर मेदों ने हुकूमत की है, जरूरी नहीं कि आज हमारे मेद बज़्ज़क हैं, गरीब हैं। माजी में यही लोग थे। आज हमारे बहुत सारे रॉयल फैमिली के लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं। दुनिया जहां में आप ऐसे नजारे देखते हैं। लिहाजा जरूरी नहीं कि जो माजी में हुक्मरान था वो अब भी आपको हुक्मरान के रूप में नजर आए। यकीनन ये वही मेद थे। अब गजनवी पीरियड में जब हम आते हैं तो कुरान में हमें मादान खानदान का जिक्र मिलता है। बनु मादान, मात की जमा मादान है, मेद या मात की जमा मादान है। बनु का मतलब है खानदान या कबीला या फैमिली। अब जब बनु मादान यानी खानदान मात, जब हम अरब दौर में आते हैं, मैं आपको एक अहम बात बताऊं, छछनामा मशहूर किताब है। ये जो किताब है छछनामा, उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया है डॉक्टर नबी बख्श बलोच साहब ने। अलावा हाजी मिर्जा कलीज बेग फरीदुन बेग ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ये असल किताब है फतहनामा, फतहनामा के नाम से है। इसका जो मुसन्निफ है वो लिखता है कि उजाज बिन यूसुफ ने एक खत लिखा राजा दायर को। ये सुनने वाली बात है। इसको मैंने अपनी किताब बलोच आरियाई ताल्लुकात में और बलोचिस्तान में भी इस रेफरेंस को कोट किया है जी। उसका हवाला भी मैंने दिया है। ये जो ओरिजिनल किताब है फतहनामा आमिद बिन अली अल कूफी की लिखी हुई है। मेरे पास ओरिजिनल टेक्स्ट इसका अरबिक में पढ़ा है, पर्शियन में भी पढ़ा है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी है। मेरे पास चारों वर्जन इसके मौजूद है। उन सब में ये जो रेफरेंस है ये मुश्तरक है। हज्जाज बिन यूसुफ लिखता है राजा दायर को कि वो जहाज जो तुम्हारे कज़ाकों ने लूटे हैं वो हमें हमारे कैदियों समेत वापस कर दो। तो जवाब में हज्जाज बिन यूसुफ लिखता है कि हज्जाज साहब, ये समंदरी मेदों का काम है जो मेरे दस्तरस से बाहर हैं। मेरा उन पे कोई काबू नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है। ये उनका काम है, उन्होंने किया ये काम। इसका मतलब यह है कि कुरान पर मेदों की हाकिमियत कायम थी। सिंधियों को वहां पे कोई इख्तियार नहीं था राजा दायर को। और राजा दायर अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है हज्जाज बिन यूसुफ से कि हुजूर ये मेरा काम नहीं है, ये मेदों का काम है। तो इससे साबित होता है कि जिस जमाने में बनु उमैया की तरफ से बलूचिस्तान में इन्वेजन हो रही थी, हमला हो रहा था, जंग हो रही थी, तो उस जमाने में कुरान के जो लोग थे या जो हाकिम कबीला था वो मेद था। फिर फतूल बल्दान का मैं हवाला देता हूं, अल बलाजरी की मशहूर किताब है। उसमें वो लिखता है कि जब सक्कर को फतह किया तो उनका मुकाबला मेदों के साथ हुआ।
कहां शक्कर कहां मकुरान। वो फिर कहता है कि इस शहर को अरबों ने नाम दिया शक्कर उल मेद। ये अजीब बात है, ये फतहुल बलदान फारूक बलोच की लिखी हुई किताब नहीं है, एक अरब राइटर की लिखी हुई किताब है, अल बलाजरी की है, या बिन शहीद अल बलाजरी की लिखी हुई किताब है। वो लिखता है कि शक्कर में मेदों के साथ मुकाबिला हुआ। तो अगर शक्कर में मेद पहुंच सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि माजी में ईरानी, जो मौजूदा ईरानी खित्ता है, उस जमाने में तो ईरान नहीं था इसका नाम ना, ये हाँ। पूरा खित्ता मेदों ने मादिस्तान कर दिया था। मादिस्तान का मतलब यानी मीडियन एम्पायर, ये मीडियन एम्पायर था। अगर वहां पहुंच सकते हैं तो मकुरान में पहुंचना उसके लिए मसला नहीं है। दारा के दौर में मेदों की आखिरी लड़ाई हुई है अखमंशियों के साथ, मकरान में हुई है। यह एरोडोटस भी इसका इकरार करता है। इरडलैम ने साइरस दी ग्रेट नामी अपनी किताब में भी इस बात का इकरार किया है कि मेदों की आखिरी लड़ाई जो हुई थी दारा के साथ, वो मकुरान में हुई थी, और योतियन ने यानी होतों ने उनका साथ दिया था। बाद में यही मेद है, इन्होंने दोबारा इक़्तिदार हासिल किया और अपनी सरहदें दरिया सिंध तक बढ़ा दिए। अब दरिया सिंध के किनारे जो जंग होती है अरबों की, वो मेदों के साथ होती है। तो मेद वहां कैसे पहुंच गए? यकीनन वो जो मेद थे ये वही मेद थे। यही सिलसिला था, बार बार चलता रहा। अब अगर वो 6 से 7 दफा मुख्तलिफ खित्तों पर हाकिमियत कर सकते हैं तो मेदों ने भी इसी तरह की हाकिमियत की होगी। अब रिंद अगर बलूचिस्तान मकुरान में हाकिम बन सकते हैं, बाद सिपी में हाकिम बन सकते हैं, इसके बाद वो मुल्तान में हाकिम बन सकते हैं, तो क्या मेद ऐसा नहीं कर सकते थे? यकीनन वो मेद और ये मेद एक ही है। आज भी आप बलूचिस्तान में जाएं, ईरान में जाएं या सिंध में जाएं, जहां पे भी मेद बैठे होंगे खुद को बलूच कहते हैं। वो ना तो ईरानी कहते हैं खुद को, ना सिंधी कहते हैं, ना पंजाबी कहते हैं, ना किसी और कौम के साथ जोड़ते हैं। आज भी वो खुद को बलूच कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो कदीम मेद और मौजूदा मेदों में कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई रब्त है, और वो नाम आज तक जिंदा चला आ रहा है। तब्दील होना चाहिए था इसको, पर वो तब्दील नहीं हुआ, आज तक वो नाम मौजूद है। लिहाजा ये मेद और वो मेद, और दरमियान में वस्ती ऐद में अरब दौर में जो मेद गुजरे हैं, या गजनवी ऐद में जो बनु मादान गुजरे हैं, ये सब एक ही नाम है। राइटर्स ने कहीं पे प्लूरल में इसको लिख दिया मादान, बनु मादान। माद की जमा मादान है। अगर उसको सिंगल में लेंगे जी मेद खानदान, कबीला मेद, बनु मेद, बनु का मतलब होता है खानदान। तो यकीनन शम्स इस मेद का और कदीम मेदों के साथ गहरा रिश्ता है, गहरा ताल्लुक बनता है। जी, एक और बात है कि आर्कियोलॉजी के हवाले से जो आसार कदीमा हैं इनसे तारीख़ का पता चलता है, या कि जो ढूंढते हैं, तो सवाल यह है कि यह कैसे कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान में मौजूदा कदीम इंसानी आसार के साथ मौजूद बलूच समाज का ताल्लुक़ बनता है? इसके क्या शवाहिद और सबूत हम पेश कर सकते हैं? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान के आसार कदीमा पे कितना परसेंट काम हुआ है, पहले हम ये देखें। बलूचिस्तान के आसार कदीमा को मैंने अपनी आंखों से देखा है। शम्स, मैंने कहा मेरी किताब भी इस पे आ रही है। मैं 2007 से इस किताब की तैयारी में लगा हुआ था। अभी इसके 6 वॉल्यूम मैंने तैयार किए हैं। 1000 से ज्यादा साइट मैंने डिस्कवर की, और मोर देन 5000 साइट्स अभी तक अनएक्सप्लोर्ड पड़े हुए हैं। उन पे मजीद आप चाहे तो 5-10 किताबें मजीद डेवलप कर सकते हैं। उनमें से चंद एक मकामात ऐसे हैं जहां पे काम हुआ है। सपोज मेरगढ़ है, सोरदम्ब है, सोरदम नाल, सियादम्ब है, सूरा, थोड़ा सा अंजीरा में, और कुछ मकुरान में काम हुआ है, केच में। बाकी बलूचिस्तान अभी तक अनएक्सप्लोर्ड पड़ा हुआ है। जहां जहां पे काम हुआ है वहां पे आप सिमिलरिटीज को देखें। देखें, तारीख लिखने के हमारे पास 2 जराए हैं, एक तहरीरी तारीख है, एक गैर तहरीरी तारीख है। तहरीरी तारीख में हमारे पास वाज़े है सब कुछ, मुस्तनिद सूरत में तहरीरी तौर पे सबूत हमारे पास आ जाते हैं, और हम उस पर मुतमईन हो जाते हैं कि जी तहरीरी तौर पे हमारे पास सब कुछ है, लिहाजा गवाही की जरूरत नहीं मजीद। लेकिन जो गैर तहरीरी दस्तावेजात है, जो गैर तहरीरी डॉक्यूमेंट्स है, वो आसार कदीमा है। आसार कदीमा पे जब माहिरीन आसार कदीमा काम करेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा, वो उस रिजल्ट की रोशनी में उसका जमाने का तायुन करेंगे कि ये किस जमाने के आसार हैं। एक मुअर्रिख उसी जमाने के थ्रू से उस ऐद की तारीख तलाश करता है। मैं जब माजी को लिखूंगा तो मेरे लिए जरूरी है कि मेरे साथ साथ एक आर्कियोलॉजिस्ट भी काम करे, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी काम करे, तब कहीं जाके मुझे वहां की तारीख का इल्म हो जाता है। इसलिए कि ये गैर तहरीरी चीजें हैं। अब एक बर्तन का टुकड़ा है, मुझे ये क्या पता किसने बनाया, किन लोगों ने इसको बनाया, कौन इस्तेमाल करता रहा है। लिहाजा जब
आसार कदीमा और मायरीन बशरियात एंथ्रोपोलॉजिस्ट जब काम करेंगे, वो जो रिजल्ट देंगे हिस्टोरियन को, हिस्टोरियन उनकी रोशनी में तारीख लिखता है। मैं खुद से तारीख नहीं लिख सकता जब तक माजी के शवाहिद मेरे सामने ना हो। यहां से जितनी भी ऑब्जेक्ट्स निकले हैं या जितना भी एक्सपेरिमेंट किया गया है उनमें, और बलोच, मौजूदा बलोच समाज में, मैं सिटी की एरिया की बात नहीं करता हूं, कोयटा है या बड़े बड़े शहर, मैं अपनी हल्कों की जो छोटे छोटे हमारे गांव है, देहात है, मैं उनकी बात करता हूं। आज भी हमारा जो बलोच समाज है वो ज्यादातर दई निजाम के तहत रहता है, हम देहातों में ज्यादा रहते हैं। उन देहातों में आप देखें, आज उन देहातों को अगर मौजूदा मेहरगढ़ की कदीम देहात के साथ उसको कंपेयर किया जाए, आप देखिए उनमें बहुत सिमिलरिटी नजर आएगी आपको। उनका तर्ज जिंदगी, रहन सहन, उनके मड हाउसेज, उनकी पोट्रीज, उनके जितने भी जो रसूम और रिवाजात होंगे वो माजी के उन लोगों के साथ मिलते हैं। हमें कुछ, हमारे पास ऐसे शवाहिद है जैसा कि डॉक्टर एम.आर. साइनी एक इंडियन राइटर है, उनकी किताब है इंसानी इर्तिका, बुक होम लाहौर से 2012 में ये किताब छपी है। मैं अपने जितने भी सुनने वाले हैं उनसे भी कह रहा हूं कि इस किताब को मुताला करें, इसमें एक सफा मेरे काम का है। बाकी बड़ी अच्छी किताब है, स्टडी के लिए बेहतरीन बुक है, लेकिन वो एक सफा इसका मेरे काम की चीज है। उसने नाल पे काम किया है, मौजूदा नाल खुजदार पे जी, तवील अरसे तक। फिर उन्होंने यहां से जो बोन्स निकले थे नाल के, जो कब्रिस्तान से जो 5000 साल पुरानी हड्डियां निकली थी, उनका डीएनए किया था, उन्होंने साइंटिफिकली काम किया था। फिर मौजूदा बाशिंदों के डीएनए रिपोर्ट्स के साथ उनको मैच किया था, तो उनमें कमाल की मुमासिलत पाई गई। लिहाजा एम.आर. साइनी ने यह ऐलान किया कि जो 5000 साल पहले जो लोग नाल में रहते थे, मौजूदा बाशिंदे उन्हीं की बाकियात है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं किताब का हवाला दे रहा हूं। इंसानी इर्तिका, एम.आर. साइनी एक नॉन बलूच राइटर है, वो कह रहा है कि जो माजी के जो लोग थे, जो 5000 साल पहले यानी 3000 3500 बीसी में जो नाल में रहते थे, मौजूदा बाशिंदे उन्हीं की बाकियात में से, उन्हीं के सक्सेसर्स हैं। अब इतना बड़ा सबूत हमारे पास है, तो इस तरह के अगर मजीद हम रिसर्च करें एंथ्रोपोलॉजिस्ट के जरिए, आर्कियोलॉजिस्ट के जरिए, तो मुझे यकीन है कि बलूचों का जो असल जो बुनियाद है वो जाकर इन्हीं कदीम आसार के साथ जाके मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से मैं एक छोटा सा अर्ज करना चाहता हूं, बलूचिस्तान का सबसे तबाहाल जो इदारा है वो कल्चर डिपार्टमेंट है। कल्चर डिपार्टमेंट का फंड भी कम है, कल्चर डिपार्टमेंट हमेशा नॉन कंसर्न लोगों के हाथ में होता है। इस इदारे का सरबरा एक ऐसे बंदे को बनाया जाए जो एक तो वेल क्वालिफाइड हो। कल्चर है भाई, कल्चर की लड़ाई हो रही है, पूरी दुनिया में जंग हो रही है। हमारे यहाँ हमने सबसे ज्यादा इसी डिपार्टमेंट को इग्नोर किया है। हम इसकी मिनिस्ट्री एक नॉन बलोच को, बल्कि नॉन जो बलूचिस्तानी है उसके हाथ में दे देते हैं। इसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी है उनको कल्चर का पता नहीं होता, हफ्ते हफ्ते में, महीने महीने में उनके ट्रांसफर्स होते रहते हैं, कभी एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। आज तक इन्होंने संजीदगी के साथ इन कदीम आसार पे कोई काम नहीं किया। वो कल्चर मौजूदा दौर में भी, आपका मिनिस्टर हो चाहे सेक्रेटरी हो, वो बड़ी शलवार और बड़ी पगड़ी को ही कल्चर समझते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारे कल्चरल जो वैल्यूज हैं वो कितने कदीम अदवार के साथ जाकर मिलते हैं। पहले इन आसार कदीमा पे काम तो करें। आपको पता है कि आपके पंजगुर के इलाके में, खारान के इलाके में, पूरी रख्शान वैली में हजारों की तादाद में टीले ऐसे पड़े हैं, बंद पड़े हैं, लोग उन पे खुदाई करके खजाने निकाल रहे हैं, लेकिन कल्चर डिपार्टमेंट को कभी होश नहीं आएगा, उसने कभी इन पे काम नहीं किया। इसी तरह नोशकी में मैंने 3 सीजन जाके ट्रेवल किया है, विजिट किया है सहराओं में। मैंने वहां पे ऐसे ऐसे साइट्स देखे हैं, मैं खुद हैरान रह गया हूं। मेहरगढ़ के पैरेलल साइट्स आपको मिलेंगे, 8000 9000 साल पुराने साइट्स मिलेंगे, लेकिन मजाल है जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या कल्चर डिपार्टमेंट को इन बातों का इल्म भी हो। आप बारकान में जाएं सर, बारकान में मैंने इस तरह के कब्रिस्तान देखे हैं, आप यकीन करें मैं हैरत में रह गया। कोई एक किस्म नहीं है, किस्म किस्म के कब्रिस्तान है। क्या कल्चर डिपार्टमेंट को इनका पता नहीं? पता है। फंड्स की कमी का बहाना, एक्सपर्ट्स की कमी का बहाना,
मुख्तलिफ बहानों के जरिए इन चीजों से रूगर्दानी की जा रही है। आप आसार कदीमा पे काम करें, मैं समझता हूं जो मफरूजा मैंने बयान किया है, आप देखें आप उसके साथ जाकर मिलते हैं नहीं मिलते हैं। मैं तो ये दावा करता हूं कि जी बलोचों का खमीर इन्हीं टीलों से उठाया गया। अब कोई उस वक्त इसको रिजेक्ट करेगा जब वो इन टीलों पे पूरा खुदाई करे, काम करे, इनके नताइज सामने लाए, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मैं गलत हूं या मैं सही हूं। जहां तक एमआर साइनी की रिपोर्ट की मैंने बात की, बीटस डी कार्डी की रिपोर्ट है, उनको देखें, जो कदीम बाशिंदे उनके सक्सेसर्स आज भी इन्हीं खित्तों में मौजूद है। ये मैं नहीं कहता हूं कि बलोच प्योर कोई नस्ल है, नहीं, ये कौम है। लोग आते रहे हैं, आबाद होते रहे हैं, यहाँ पे मिलते रहे हैं, मर्ज होते रहे हैं, लेकिन जो कदीम बाशिंदे हैं आज भी वो अपना वजूद यहीं पे रखते हैं। इन कदीम बाशिंदों में नए लोग आकर शामिल होते रहे हैं, लेकिन मैं फिर दावे के साथ कहता हूं कि जो कदीम बाशिंदे थे, जो प्री हिस्टोरिक जमाने के लोग थे, उनके सक्सेसर्स आज भी आपको बलूचिस्तान में नजर आते हैं। लिहाजा सबसे पहले तो डिमांड ये है कि इन जो सकाफती जो हमारे जगह हैं, जो आसार कदीमा है, पहले इन पर दिलजमी के साथ काम किया जाए, मुकम्मल काम किया जाए। बलूचिस्तान एक ओपन म्यूजियम की मानंद है। हर 5 किलोमीटर के ऊपर आपको एक टीला नजर आएगा, कदीम जमाने की आबादी, हर 5 किलोमीटर पे ये आबादियां पड़ी हुई है। अगर हम चाहते तो सिर्फ इसे एक डिपार्टमेंट के जरिए हम पूरे बलूचिस्तान का बजट बना सकते थे, लेकिन बदकिस्मती है कि नॉन टेक्निकल और नॉन कंसर्न लोग इस इदारे को संभालते हैं और फिर इसमें 5 साल में 1-2-3 फंक्शन करके स्पिनी रोड पे 1-2 सनदे तकसीम करके अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। क्या इन साहिबान ने कभी इन टीलों पे जाके विजिट किया है, कभी जाकर इन पे एक्सकवेशन का काम किया है, यहाँ पे डिस्कवरी की है? जफर बुलेदी साहब का मैं नाम लूंगा, साबिका सेक्रेटरी कल्चर थे, उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया। जब उनको कल्चर का सेक्रेटरी बनाया गया तो उन्होंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के करीब सरियाब रोड पे एक म्यूजियम तामीर करवाई, करोड़ों रुपए लगाए उस पे। बाद में इसने अपने एफर्ट्स के ऊपर मेहरगढ़ से चोरी शुदा या गायब शुदा 22,000 ऑब्जेक्ट रिकवर किया। 22,000 ऑब्जेक्ट्स रिकवर करके बलूचिस्तान ले आया। अभी भी इतने ऑब्जेक्ट्स मिसिंग है, लेकिन जफर साहब को बाद में हटा दिया गया। अब हटाया क्यों वो मैं नहीं जानता हूं, शायद उनका अपना कोई मसला होगा। उसके बाद से आर्कियोलॉजी पे काम ठप पड़ा हुआ है। तो ऐसा है कि अभी जो आर्कियोलॉजी के काम के हवाले से आप बोल रहे हो, जैसे हमारा कौन बचाएगा इसको? एक तो है कि वही जो जिन लोगों ने शहीदों का कसम का या सौगंध हल्फ लिया कि हम असम्बली में जाएंगे, तुम्हारी शनाख्त के लिए जद्दोजहद करेंगे। अभी लेटेस्ट खारान में जो एक आर्कियोलॉजिकल साइट थी, जो हेनरी पोटिंगर ने मेरे ख्याल में इसको दरियाफ्त किया, तो एक साइट नहीं थी बल्कि मल्टीपल साइट थी। वो कहते हैं कि वो मेहरगढ़ के ज़माने से हमारे इस पर कुछ काम नहीं हुआ था, इस पर काम करना बाकी था। हरगो की बात कर रहे हैं, हरगो की बात कर रहा हूँ जी। हो तो ये तो इसी नेशनलिस्टों के ज़माने में तो मिसमार हुआ हो, तो ख़त्म हो गया उसको, तो किसी ने एक बात भी नहीं की, किसी पार्टी ने भी बात नहीं की। इस पर मैंने प्रोग्राम भी किया था। शम्स उस पे मैंने आवाज उठाई है, जाती तौर पे, इनफरादी तौर पे मैंने बयान भी दिया था, सोशल मीडिया पे भी मैंने बात की थी। उसको हमारे एक मिनिस्टर की सरबराही में उसको मसमार किया गया। उसका जो मिट्टी था वहां से निकाल कर एक डैम की तामीर में, डैम की तामीर के, बिल्कुल मैंने प्रोग्राम भी किया था इस पर। खारान के दोस्तों ने मेरे साथ राब्ता किया, तो मैंने कहा कि जो नई किताब आ रही है आर्कियोलॉजी पे, इसकी रूनुमाई हम करेंगे खारान में, वाशुक और खारान में इसकी रूनुमाई करेंगे, ताकि लोगों में थोड़ा सा शऊर हो और वो इनकी दिफा के लिए उठ खड़े हो। अब जब एक मिनिस्टर को इस जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, वो खुद अपने हाथों से अपने इन सकाफती जो मकामात हैं इनको मसमार कर रहा है, तबाह कर रहा है, तो हम आम लोगों से कैसे रोक सकते हैं इनको? हाँ, इस दौरान में न सिर्फ खारान का एमपीए नेशनलिस्ट पार्टी से था, बल्कि असम्बली में दूसरे जमात, मतलब नेशनल पार्टी भी थी, दूसरे के जो खुद को कॉम्पल्स थे, सब थे, सबको पता था, मगर किसी ने एक बात भी नहीं की। सर देखिए, कुछ तो सियासी बयानात होते हैं ना। मैं जब तक मिनिस्टर हूं, मैं आपको गालियां दूंगा, जब मुझे मिनिस्ट्री से हटा दिया जाएगा तो मैं अगले दिन बयान दाग दूंगा, जी वो जितनी बातें मैंने माजी में की वो सारी सियासी बातें थी। मैं तो हैरान हूं, सियासी बातें इतनी गैर संजीदा क्यों होती है?
इसका मतलब यह है कि आप खुद कह रहे हैं, इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जी सियासत एक झूठ है। बना रहे हैं झूठ उसको। ठीक है ना, आप उसको झूठ बना रहे हैं ना। आप सियासत ऐसे करें कि लोग आपको कहें कि वाकई आप मेरे लीडर हो। अगर आप आज एक ठीले को नहीं बचा सकते हो, खुदा की कसम कल मुझे भी आप नहीं बचा सकते हो। जाहिर सी बात है। आप ऐसी बात है सर, आप देखें खारान के साथ साथ मैं सर आपको नोशकी की मिसाल देता हूं। नोशकी में एक मकाम है बहुत मशहूर, सियादम कहते हैं उसको जी। सियादम में एक बहुत बड़ा टीला है। मेरे साथ पंजगूर का ही एक दोस्त था, उस दोस्त को मैं ले गया था विजिट पे अपने साथ। वो आर्कियोलॉजिस्ट था। वो इसको देख के हैरान रह गया। उसमें से जो हम लोगों ने सैंपलिंग की, उसने कहा कि उसी ने मुझे कहने लगा सर ये बिल्कुल इब्तिदाई जमाने के बर्तन यहां से निकले हैं, छठाई बर्तन, ये तो मेहरगढ़ के पैरेलल जमाने का है। और उसकी हालत क्या हुई है, उस बहुत बड़ा टीला है, उस टीले के ऊपर यारों ने एक मुर्गी खाना बनाया है, पोल्ट्री फार्म। उस पोल्ट्री फार्म के कमरों की आड़ में उसकी खुदाई की गई है। सैकड़ों बर्तन निकाले गए हैं और टीले के अंदर की तामीरात को उन्होंने तबाह कर दिया है। नोशकी में मिनिस्टरों के सामने मैंने इसकी शिकायत की। मैंने लास्ट ईयर वहां पे जाकर किताब की एक मेरी रूनुमाई थी, वहीं पे प्रोग्राम के अंदर मैंने आंख बांधे लोगों से कहा खुदा के लिए को बर्बाद ना करो। क्यों अपनी सकाफती मकामात को बर्बाद कर रहे हो? कल को तुम्हारे पास दावा करने के लिए कुछ नहीं होगा कि जी आप कहेंगे मैं मेरगढ़ का वारिस हूं या मैं कदीम सकाफत का वारिस हूं। जब ये चीजें हैं तो आप दावा कर सकते हैं। जब ये चीजें ही नहीं रहेंगे तो आपके पास दावा करने के लिए क्या सबूत रहेगा? तो यही चीजें आपको पूरे बलूचिस्तान में यही तबाही नजर आ रही है। जी, जानबूझकर ये करें, हमारे कौमी विरासत है। खैर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो दोस्तों ने भेजा है, एक तो ये कि पहले हमने बात की कि बलूचों को माइग्रेशन के हवाले से बहुत ज़ोर दिया जा रहा है, या तारीख़ को आप कह सकते हैं कि मसख की जा रही है। कहा जाता है कि बलूचों ने अरबिस्तान की जानिब से हिजरत की है। इस राय को बहुत ज़्यादा अहमियत भी हासिल रही है। इसका असल पस मंज़र क्या है? क्या ये राय सबसे पहले किसने पेश की है, और इसको किन मकामी मौरखीन की हिमायत हासिल रही है, और इसकी मकबूलियत की वजह भी बताएं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। यही वो पहली राय थी जिसने यहाँ की तारीख में बिगाड़ पैदा किया। H.G. राउलेंसन was the first person कि जिसने कहा कि जी बलोचों का ताल्लुक चाल्डियन ग्रुप से है। वो कौन था? कल्दानी। ये राउलेंसन ये ब्रिटिशर था जी। ये हिंदुस्तान में बैठकर इसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की तरफ से एक पेपर छपवाया और उसमें बलूचों को कल्दानी नस्ल नमरूद की औलाद करार दे दिया। हाँ, ये मैंने पढ़ा है। ठीक है, यही पहला बंदा था राउलेंसन जिसने कहा कि जी नमरूद का लकब बेलोच था और इस वजह से ये लोग बलूच कहलाए। बाद में सर की ओल्डिच आया, थॉमस ओल्डिच। उसने कहा कि जी बलोच है तो कल्दानी, लेकिन कल्दानियों के दूसरी ब्रांच यानी अरब से ताल्लुक रखते हैं, और ये नमरूद की वजह से बलोच नहीं बने हैं बल्कि बाल देवता की वजह से बालोस कहलाए हैं, और यही लफ्ज बालोस बादजा बलोच बना है। ये दो बंदे थे जिन्होंने सबसे पहले ये राय दी। पहला राउलेंसन है जिसने इनको नमरूद से जाके मिलाया, दूसरा ओल्डिच है जिसने इनको काल्दियन की बजाय, है तो दोनों ने सामी नजरिया पेश किया कि सेमिटिक्स है। सेमिटिक्स में से एक ने इनको कल्दानी और दूसरे ने अरब करार दे दिया। अब बाद में बदकिस्मती ये हुई कि जब 1937 में कलात स्टेट नेशनल पार्टी बनी तो उन्होंने अपने मंशूर में भी इसी नजरिए को जगह दी और बलोचों को कलात स्टेट नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने भी कल्दानी नस्ल नमरूद की औलाद करार दे दिया। इस नजरिए को सबसे ज्यादा हमारे जो इंडिजिनियस सोर्सेज थे उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उनमें सरफहरिस्त सरदार मोहम्मद खान किशकोरी है। सरदार खान साहब ने राउलेंसन से भी ज्यादा मुदल्लिल अंदाज में इसी थ्योरी पे काम किया और बलोचों को कल्दानी नस्ल करार देने, सामी नस्ल करार देने और नमरूद की औलाद करार देने के लिए बड़ी सी किताब द हिस्ट्री ऑफ बलोच रेस तहरीर की। बाद में खान ऑफ कल्लात मीरा मदियार खान साहब ने अपनी किताब लिखी तारीख खवानीन बलोच। वो 1974 में वो किताब छपी थी इस्लामिया प्रेस कोयटा की तरफ से। वो ओरिजिनल कॉपी एक मेरे पास पड़ी हुई है, खान साहब के अपने हाथों के दस्तखत शुदा है।
उसमें वो लिखता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बलोच आले इस्माइल है, और हजरत इस लिहाज से आल वो इस्माइल मियां, या हजरत इब्राहिम के इस्माइल की दौर की जी जी बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उन्होंने मिलाया कि जी हजरत इस्माइल की औलाद है और ये अरबिस्तान से आए हैं। फिर एक हमारे पास नाम है, बहुत मशहूर नाम है, जस्टिस खुदाबख्श बिजारानी मरी। उनकी किताब है सर्चलाइट ऑन बलूच एंड बलूचिस्तान। उन्होंने भी लिखा, हालांकि जस्टिस साहब वो वाहिद बंदे हैं कि जिन्होंने कुछ अरबिक और कुछ पर्शियन सोर्सेज से भी काम लिया है, उनको भी अपनी किताब में कोट किया है, लेकिन इसके बावजूद उनको हकीकत भी नजर आती है उस पर कि बलोच कहीं बाहर से नहीं आए, बलोच यहीं पे मौजूद थे। इसके बावजूद वो कहता है ना जी बलोच शाम से आए हुए हैं, ये सामीउल नस्ल है। बाद अज़ा गुलखान नसीर की थ्योरी भी इसी जानिब चली गई। ये थी इसकी पॉपुलर होने की वजह कि बलोचों के बड़े बड़े जो नोटेबल लोग थे, उन्होंने राउलिंसन और ओल्डिच की इस थ्योरी को ताकत अता की। और सबसे बढ़कर यह कि कलात स्टेट नेशनल पार्टी ने इसको अपने दस्तूरुल अमल में शामिल किया, अपने मंशूर में शामिल किया, जिससे ये थ्योरी बहुत पॉपुलर हो गई। मैं इस चीज से इंकार नहीं करता हूं कि ये थ्योरी आज भी बहुत पॉपुलर है। आज भी लोगों की बड़ी अक्सरियत इस चीज पे बज़िद है कि जी ना जी बलोच अरब है, जी बलोच नमरूद की औलाद है। लाखों दलाइल सुनने के बावजूद भी वो लोग बज़िद है इस थ्योरी पे। ये थ्योरी बिलाशुबा बड़ी पॉपुलर हुई थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि एक राउलिंसन और ओल्डिच ने तो बयान कर दिया। हमारे जो रिसोर्सेज थे, हमारे जो लोग थे, मकामी लोग थे, इन्होंने सिर्फ राउलिंसन की थ्योरी को ही क्यों ताकत बख्शी, खुद इंडिपेंडेंट होकर तहकीक क्यों नहीं की, उसको ही क्यों तस्लीम किया। हम देखते हैं कि इराक के जो कदीम आशूरी हुक्मरान थे या आशूरियों से पहले के जो कलदानी थे, उनके हुक्मरानों का टाइटल ही नमरूद था। जैसे कि फिरौन है, लोग फिरौन को गालियां देते हैं, अक्सर मैं दोस्तों को मना करता हूं। पिछले दिनों हमारे ग्रुप में इसी तरह बहस चला, मैंने कहा देखो एक फिरौन का झगड़ा हुआ है मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, इन फिरौनों में तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी शामिल है, वो तो पैगंबर थे। इसमें अखनातून, जिसको एक्नाटन कहते हैं, एक्नाटन भी था, वो भी एक आला इंसान था, जबरदस्त इंसान था, जिसने वादानियत की तालीम दी थी। तो जरूरी नहीं कि फिरौन सारे गंदे हो, फिरौन तो मिस्र के हुक्मरान का टाइटल था। इसी तरह नमरूद भी इराक के कदीम हुक्मरानों का टाइटल था। तबकात इब्न साद में 11 नमरूदों का जिक्र मिलता है। तो अब बलोचों को किस नमरूद से मिलाएंगे? बदकिस्मती ये हुई कि हमारे लोगों ने बजाय इंडिपेंडेंट तहकीक करने के अंग्रेजी बयान करदा मफरूजात का पीछा किया, ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए, उन्हें बाकी तो कुछ नजर नहीं आया, उसी थ्योरी के साथ उन्होंने एग्री किया और उसी को ताकत बख्शी, जिससे ये थ्योरी काफी अरसे तक पॉपुलर रही। आज भी मैं कहता हूं कि इसकी अहमियत में तो कमी हुई है, लेकिन इसकी पॉपुलरिटी अब भी लोगों के अंदर मौजूद है। लोगों की बड़ी अक्सरियत अब भी अपने आप को अरबीउल नस्ल कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि यही लोग जो खुद को अरबीउल नस्ल कहते हैं, ये देखें कि आया अरब भी उनको अरबीउल नस्ल मानते हैं या नहीं। कदीम अरबों में से तो किसी ने यह नहीं कहा कि जी बलोच अरब है, लेकिन बलोच जबरदस्ती कहते हैं ना जी हम अरब हैं। आपके पास कोई जरिया नहीं है कि आप खुद को नमरूद की औलाद साबित कर सके या ओल्डिच के कहने पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद करार दे सके। अगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ हम ले जाएंगे तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अगर पीढ़ियों की तरफ देखेंगे, वो खुद भी तो अरब नहीं थे ना। हाँ, हजरत वो खुद भी इब्राहिम तो अरब नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहां से अरब थे भाई? वो तो इराक से गए थे मिस्र। मिस्र में उन्होंने शादी की थी एक मिस्री खातून के साथ, बीबी हाजरा के साथ। बीबी हाजरा से जो बेटा हुआ था इस्माइल अलैहिस्सलाम, उसका नाम रखा गया था। अब इस्माइल बाप की तरफ से इराकी है, मां की तरफ से मिस्री है, वो कहां से अरब हुआ? खुद थोड़ा सा सोचने की बात है ना। उन्होंने तो अरबों में जाके शादी की है, बनु जुरहम में। बनु जुरहम एक कबीला था, कोई अबू कुबैस के करीब, ये मक्के की पहाड़ियों के करीब रिहाइश पजीर थी। हजरत इस्माइल ने उनमें शादी की, फिर उनकी जुबान इख्तियार की। वो तो खुद भी अरब नहीं है। जबकि मीर अहमद यार खान जैसे बड़े, यानी बहुत बड़ा नाम है, हमारे हुक्मरान रहे, आखिरी हुक्मरान है कलात के, वो भी कहते हैं कमाल इस्माइल है और अरब है। आले इस्माइल बजाते खुद अरब नहीं है भाई।
ये सारे इस अहले बात को गौर इस्माइल, करें। सारे अहले इस्माइल अरब नहीं है, जैसे फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम आता है इसमें, पैगंबर का। देखें देखें, अगर बाप की तरफ से आप जद को देखेंगे, पुश्त को देखेंगे, नसब को देखेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर वो अरब नहीं है। अगर माँ की तरफ से देखेंगे तो भी बीबी हाजरा मिस्री है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो जौजा थी वो बनु जुरहम की थी, वो अरब थी। जो उनकी वाइफ थी वो अरब थी। उसके एक तो बीबी साहिरा था, एक तो बीबी हाजिरा ना। बीबी सायरा जो है ना, वो हजरत इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली जौजा है। वो उनकी कजन भी है, चचा की बेटी है। एक ही फैमिली दूसरी है। जो जौजा थी बीबी हाजरा, वो वो- उन्हें मिस्र में मिली है ना, हाँ, मिस्री है वो। वो मिस्री है। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा बीबी हाजरा है, वो मिस्री है। उनके वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, वो इराकी हैं। तो ये अरब वाला नजरिया कहां से आया? वो तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अरब में जाकर, मक्के में जाकर शादी की है अरबों में, फिर अरबी जबान इख्तियार की है। यहां से अरबों की तारीख शुरू होती है। इनसे पहले बलूचों की तारीख मौजूद रही है, हमारे पास शवाहिद हैं। हम्म। हाँ, इस पे मैं पूछता हूँ फिर बाद में। तो चूंकि इसके हवाले से हम बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने कहा कि जो बाहर के लोग हैं, एक दफ़ा एक मैंने वीडियो आपको भेजा था कि उसने बलोच कौन हैं, कहाँ से आए हैं, वो इसी पे जोर दे रहा था। पता नहीं पंजाबी था या कौन, भाई नहीं जानता हूँ कि कहाँ का था, मगर उसके प्रोग्राम का साथ यही तो जोर दे रहा था कि बलूच माइग्रेट करके, वो रेफरेंस यही दे रहा था, डॉक्टर नसीर दश्ती का दे रहा था और खान कलात अमीर अहमद यार खान की बुक के हवाले का दे रहा था। तो डॉक्टर नसीर दश्ती ने भी अपने किताब में भी बलूच को माइग्रेटेड यानी कि हिजरत करके आया है, और वो बल्तिस्तान का नाम ले रहा है कि वो कहते हैं यहाँ ये बलूचिस्तान का नहीं था, यहाँ से कोई दूसरे कौम आबाद थे जब बलूच आए यहाँ। जी हाँ सर, देखिए बलूच राइटर में से कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने बलूचों को यहाँ का बाशिंदा कर लिखा हो। ये कॉलोनाइजर थ्योरीज है सर, इनमें से किसी ने तहकीक नहीं की है। जिस भी बलूच मौर्रिख ने बलूचों के बारे में लिखा है, किसी न किसी अंग्रेज की तकलीद की है। मिसाल, कुछ बलूच मौर्रिखीन ऐसे हैं जो बलूचों को आर्यन लिखते हैं, आर्यन लिखते हैं। ये तो इससे पहले बर्टन लिख चुका था। ये तो बर्टन की बातें हैं, आप तो बर्टन की बातों को दोहरा रहे हैं। आप आर्यन थ्योरी से निकल कर भी कुछ देखें। कुछ ऐसे राइटर्स हैं कॉलोनाइजर्स में से जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने बलोचों को सामिउल नस्ल कल्दानी अरब लिख दिया। हमारे जो लोकल मौरखीन है उन्होंने भी तो इन्हीं थ्योरीज को फॉलो किया है। नई बात कौन सी की है? हाँ, जितने दूसरी भी आप राइटर्स को देखेंगे वो सब यही लिखेंगे, जी बलोच जो है ना बाहर से आने वाले, यहाँ आने वाले लोग हैं। ये बातें तो कॉलोनाइजर्स ने की थी। फिर लोकल मौरखीन ने तहकीक कहां पे की है? ये तहकीक नहीं, ये सब तकलीद है। मैं समझता हूं जो बलूचिस्तान पे किताबें लिखी गई हैं ब्रिटिश दौर के बाद, वो सब तकलीदी तारीखें हैं। उनमें अंग्रेजों की तकलीद की गई है, पैरवी की गई है, फॉलो किया गया उनकी थ्योरीज को, नए सिरे से तहकीक नहीं की गई है। जब मैं किताबें उठा के पढ़ता हूं, मैं देखता हूं 4000 साल पहले भी बलोच यहीं पे मौजूद है, एक स्ट्रेंथ के साथ और इसी नाम के साथ, खुर्दो बलोच या कोचो बलोच के साथ। तो वो कौन थे? हाँ, आपको पढ़ने से पहले जो आपके काम जो काम किए थे, इससे पहले मैंने भी जो किताबें पढ़ी थी, शायद गिशकोरी साहब का या किसी का, तो नमरूद के हवाले से मैं भी समझता था, क्योंकि वो ये हवाला दे रहे थे कि नमरूद के बाप का नाम, नमरूद हज़रत नूह के मेरे ख्याल में तीसरा या चौथा पुश्त था, और उसके बाप का नाम था कोश और माम की नाम थी सीमी रामस बेलोस। तो नमरूद बेलोस के हवाले से फिर ये बलूच बन गए। तो यही थ्योरी फिर आगे कूट करते रहे, हर कोई रेफरेंस में देते रहे। जी हाँ सर, मैं वही कह रहा हूं, यही थ्योरी तो रॉलिंसन की है ना। ये कोश और जो सीमी रामिस का नाम लेते हैं, सीमी रामिस को नैनो से आजम की बीवी और नमरूद की नानी करार देते हैं। नो डाउट कि सीमी रामिस आशूरी एक मलिका थी, वो कल्दानी थी नहीं। आप हेरोडोटस को पढ़े ना, उसने सीमी रामिस का जिक्र किया है। विंसेंट ए स्मिथ को पढ़े, विंसेंट ए स्मिथ, द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो भी सीमी रामिस का जिक्र करता है। वो भी लिखता है कि वो एक आशूरी मलिका थी, सीरियन थी, शाम से आई थी, सूरिया से आई थी, सीरिया से, शाम से। वो उसका जिक्र भी करता है। वो एक बड़ी पावरफुल मलिका थी, उसने बलूचिस्तान का ट्रेवल भी किया था, उसकी फौजें कुरान में तबाह हो गई थी। ये मैं नहीं लिख रहा हूं,
ये यही मुसन्निफीन लिख रहे हैं। कौन? विंसेंट स्मिथ, हेरोडोटस, ये लिख रहे हैं। सिमिरामिस का, वो तो आशूरी मलिका थी, उसका हाँ नमरूद के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं बनता था। जी। इसके अलावा चूँकि मज़हबी हवाले से बात हो रही है तो कुछ दिनों पहले एक एक तो ये है कि बहुत सारे मुझे, क्योंकि ये ट्वीट किया था बीएनएम ने, तो बीएनएम के जो स्पोक पर्सन है या कि उसका तर्जुमान है, इट मीन्स कि बीएनएम का मौक़िफ़ है, इससे पहले भी उन लोगों ने किया, बहुत काफ़ी डिस्कस हुई बातें और मुझे भी काफ़ी लोगों ने ये भेजे। तो वो उनका कहना है कि एक तो ये है कि दो सवाल हैं। एक तो ये कि वो पहले उन लोगों ने कहा कि कराची बलोचों का नहीं था, और अब वो कह रहे हैं कि बलोच पहले शिया थे। तो सवाल ये है कि इस्लाम से पहले बलोचों का कौन सा मज़हब था, और इस्लाम के बाद बलोच किन किन मसलकों में रहे हैं। देखें, आज मुझसे एक बच्ची ने सवाल किया था, वो अभी भी मेरे व्हाट्सएप में पड़ा हुआ है उस बच्ची का सवाल, फिर मैंने उसका जवाब भी दिया। उसने कहा कि सर क्या ये सच है कि बलूच पहले सुन्नी थे फिर पैसा लेकर शिया बन गए हैं? हाँ, इसी बयान को देखे आया ना, ट्विटर में आया, पैसा लेकर शिया बन गए हैं। ये तो व्हाट इज स्टूपिड क्वेश्चन यार, ये अजीब सी बात है। पहली बात तो ये है कि जिस जमाने में बलोच यहाँ पे मौजूद रहे हैं, जो भी मजहब आया है, मुरव्विजा मजहब बलोचों ने वही कबूल किया है। ये दुनिया का एक दस्तूर है। मिसाल इस्लाम से पहले अरब क्या थे? बुत परस्त थे ना, बुत परस्ती का दौर था, ठीक है ना। यूरोप था, ईसाइयत से पहले यूरोप वाले बुत परस्त थे, रूमी बुत परस्ती करते थे। ईसाइयत कबूल किया, आज पूरे यूरोप में ईसाई है, ईसाइयत का बोलबाला है। इस्लाम से पहले ईरान का मजहब क्या था? जरतश्ती था, जोरोस्टोरियंस थे। जब इस्लाम आया, जोरोस्टोरियन वहां पे नहीं रहा। तो उस जमाने में जब जोरोस्टोरियन थे तो बलोच जो वहां पे थे या यहां पे थे, ये सारे जोरोस्टोरियन थे। इसी तरह बुद्धमत का दौर था, तो बलोचों की बड़ी आबादी या बलूचिस्तान की जो कदीम आबादी थी वो बुद्धमत या हिंदू मत से मुतालिक थी। मेरे पास एक जबरदस्त किताब है, अभी हाल ही में मैंने उसको कहीं से ढूंढ निकाला। एक दोस्त है हमारे, नूर अल हुसैनी मक्सी, उनको मैंने कहा था कि ये किताब मुझे ढूंढ कर दे दो पीडीएफ पे कहीं पे, और उन्होंने निकाल कर दी है। अवादना कल पलाता, संस्कृत जबान की किताब है। मैं अपने कई लेक्चर्स में इसका जिक्र कर चुका हूं, मेरे पास पड़ी हुई है। मैं आज शुआब को दे दूंगा, बल्कि आपको भेज दूंगा। थैंक यू। मैं आपको भेज दूंगा। वो 2300 साल पुरानी किताब है। वो सिकंदर के एशिया से जाने के फौरन बाद लिखी गई है। ये बुद्धिस्ट मजहब की एक मजहबी किताब है जिसमें 600 स्टोरीज है। ये 2 वॉल्यूम में है, दोनों वॉल्यूम मेरे पास है। मैं नहीं पढ़ सकता हूं इसको, संस्कृत है। मैंने इसका एक अंग्रेजी वर्जन ढूंढ निकाला। मुझे इसमें एक लफ्ज चाहिए था, वो लफ्ज था बलोक्सा। मुझे किसी ने कहा था कि इसमें बलोचों का जिक्र मिलेगा, मैंने ढूंढ निकाला उसको। फिर मुझे एक और किताब इस दौरान हाथ लगी, द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द जियोग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया बाय पंडित विराहा मीरा। वो मैं आपको भेज दूंगा सॉफ्ट में, दोनों किताबें। पंडित विराहा मीरा की लिखी हुई किताब है। और सर ये किताब 550 एडी में लिखी गई है, ये 2024 एडी है, वो 550 एडी में, यानी 1500 साल पुरानी किताब है। उस किताब के सफा नंबर 50 पे, पेज 50 पे ये लफ्ज लिखा हुआ है बलोक्सा या बलोख्सा। आप जानते हैं यूरोप में आज भी बलोच को बलोख कहते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन का मसला होता है ना, हर इलाके का अपना एक प्रोनाउंसिएशन होता है, वो अल्फाज को अपने अंदाज में अदा करता है। तो इसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। द कंट्री ऑफ बलूचीज वाज कॉल्ड बलोक्सा। द कंट्री ऑफ बलूचीज, ये वाज़े तौर पे उसमें लिखा हुआ है। और वो कलात का जिक्र करता है, कलात सेवा का, फिर कलात नीचारा का, फिर अफ्तलार का जिक्र करता है, पसनी वाले जजीरे का। ये किस सदी में ये शाये हुआ है किताब पब्लिश? ये 550 एडी है सर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ लाने से भी 20 साल पहले लिखी गई है।
यानी इस्लाम का नामो निशान नहीं था। अभी इस्लाम के पैगंबर भी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, ये किताब लिखी गई थी और वो मेरे पास है, मैं आपको दूंगा, मैं आज ही भेजूंगा आपको ताकि ये आप तो हो रहा है। को स्क्रीन पे दिखा सके। पेज नंबर 50 अगेन कह रहा हूं, उस पे लिखा हुआ है बलुक्सा और नीचे जो उसकी डेफिनेशन दी गई है उसमें 5-6 किताबों के हवाले हैं जिनमें अवादना कलपलाता का भी हवाला मौजूद है, हवास्ता का भी, अवस्था एक किताब है उनकी, कोई अवास्ताना कोई इंडियन बुक है बुद्धिस्ट की कदीम, उसका भी हवाला मौजूद है। उसमें बलूचिस्तान के कई शहरों का जिक्र मिलता है, जिस तरह मैंने कलात का जिक्र किया, कलाते सेवा, फिर कलाते निचारा, फिर इंगुलाज का जिक्र है उसमें इसी नाम से, फिर उसमें अस्तुला का जिक्र है, अफ्तलार जो कि एक जजीरा है, आप जानते हैं अफ्तलार के बारे में? हाँ हाँ बिल्कुल। सत्तादीप भी उसको कहते हैं, आपके इलाके में है, कुरान में है। इसी जी। तरह उसमें मस्तुम का भी जिक्र है और वो ये भी लिखता है द कलात वाज हिंदू किंगडम। इसका मतलब है कि उस जमाने में यहां पे हिंदू मत का दौर था। तो जो भी मजहब अपने जमाने में राइज रहा है, बलूच उस मजहब का हिस्सा रहे हैं। इस खित्ते में, जिसको हम सब कॉन्टिनेंट तो नहीं है हम, लेकिन इसी सब कॉन्टिनेंट के गेट से लेकर सब कॉन्टिनेंट तक, हिंदुस्तान तक, सबसे पहली कौम बलूच रही है जिसने इस्लाम कबूल किया है और बराह रास्त अरबों के हाथों कबूल किया है। 644 ईस्वी 23 हिजरी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का आखिरी जमाना है, आखिरी साल है जब मक्कुरान पे हमला हुआ। इसके बाद अहले मक्कुरान ने इस्लाम कबूल किया। इसी दौरान अहले सीस्तान ने भी इस्लाम कबूल किया और ये दोनों रीजन बलोच रीजन थे। सबसे पहले इस्लाम यहां पे आया। अब जहां तक शियत का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में ये मसलक है, फिरके वगैरह है, लोग अपनी पसंद नापसंद से चले जाते हैं। मैं सिंध में आपको ऐसे बलोच दिखाऊंगा कि एक भाई मस्जिद जाता है तो दूसरा भाई इमाम बारगाह जाता है, डजंट मैटर होता है। ये जिक्रियां हैं जैसे अलग फिरका है उनका। एग्जैक्ट, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जिक्री फिरका है हमारे यहाँ मौजूद है, एक भाई जिक्री है, दूसरा नमाजी है। मेरे ख्याल में ये मैटर नहीं करता। पैसे देकर कभी बलोच ने अपना कम से कम दीन या मजहब तब्दील नहीं किया, ये एक गलत बात है। अलबत्ता जहां तक शिया सुन्नी का ताल्लुक है, पंजाब में हमारे रिंदों की बहुत बड़ी तादाद बैठी हुई है, वो शिया है। हाँ ईरान में भी मुमकिन है बहुत सारे ईरान हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, शिया हैं, शिया है, बलोच हैं। तो शिया और सुन्नी मैटर नहीं करता, जिगरी नमाजी मैटर नहीं करता। यह है कि इस्लाम की आमद के बाद बलोचों ने फिर कभी इस्लाम को छोड़ा नहीं, इस्लाम पे कारबंद रहे। इस्लाम से पहले जो मज़ाहिब थे बलोच उन्हीं पे कारबंद रहे हैं। अब ज़ोरोस्टोरियन पीरियड में आप देखें, मेरे पास किताब है शेख मोहम्मद मरदूख कुर्दिस्तानी की तारीख मरदूख, मशहूर किताब है, बहुत ऑथेंटिक बुक है। उसमें हजरत जरतुश्त अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि जरतुश्त एक कुर्द था, अलबुर्स का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वही किताब का राइटर कह रहा है। फिर इसके तनासुब में मैंने जाकर कई दीगर किताबों का मुताला किया तो उसमें भी मुझे यही पढ़ने को मिला कि जरतुश्त कोई अलबुर्स का एक कुर्द था। तो ये मजदक और कुर्दक ये कौन थे? ये अलग थे। मजदक कुर्दक इनमें से एक जो है ना इराक से आया है, बाबुल से, दूसरा ईरान का था, मजदक ईरान का था। और मानी जो था, कुर्दक नहीं है, मजदक और मानी है। मानी का मजहब बाद में आया, मजदक का जो मानी बाद में आया। मजदक का जो मजहब था वो कुबात के दौर में, नौशीरवान के जमाने में आया था, सासानियों के ऐद में। ये ज़ोरोस्टोरियन के असरात को खत्म करने के लिए आया था। बाद में मजदकियों का कत्लेआम हुआ, इवन मजदक की काल निकाल दी थी नौशीरवान ने दरबार के अंदर, जिंदा जिंदा उसकी काल निकाल दी थी। वो एक बुजुर्ग बंदा था, उसने एक निजाम दिया था। कहते हैं कि फर्स्ट कम्युनिज्म का जो तस्वुर था वो इसी ने पेश किया था, इश्तराकियत का, कि तमाम चीजें मुश्तरक हो, जिसमें नौशेरवान ने उसको कत्ल कर दिया और मजदकियों का कत्लेआम किया। उससे पहले जो लोग थे ज़ोरोस्टोरियन थे, जरतुश्त के मानने वाले। ये मैं नहीं कहता हूं कि वो आतिश परस्त थे, आतिश परस्ती को बाद में लाया गया, एक बिद्दत थी। उसने वादानियत का यानी एक खुदा का तस्वुर पेश किया, हौर मजदा जिसको कहता था, वो कुर्द था। जो बलूच थे उस जमाने के, उन्होंने बड़ी तादाद में
जरतश्त के मजहब को कबूल किया। जब इस्लाम आया तो बलोचों ने धड़ाधड़ इस्लाम को कबूल किया। इसके बाद से बलोचों ने कम से कम कभी अपना दीन तब्दील नहीं किया। फिरके और मसलक तब्दील होते रहते हैं, फिरके और मसलक तब्दील होते रहते हैं। अब ईरान में शियत का जोर है, कुछ लोग कन्वेंस हो गए, शिया हो गए। यहाँ पे सुन्नी का जोर है, अहले सुन्नत का जोर है, कन्वेंस हो गए लोग, सुन्नी हो गए, शिया हो गए। कुछ बरेलवी बन गए, कुछ देवबंदी बन गए। इन पे क्यों उंगलियां नहीं उठाई जाती है? फिर सुन्नी और शिया पे क्यों उंगलियां उठाई जाती है? तो मेरे ख्याल में ये मैटर नहीं करता कि बलूच सुन्नी है या शिया है। हम ये देखते हैं कि आखिरी जो मजहब आया इस्लाम, इसके बाद बलूचों ने कभी अपना मजहब तब्दील नहीं किया, दीन तब्दील नहीं किया, अपने उसी दीन पे मौजूद है। आज भी बलूच मुसलमान है। हाँ, ऐसे बलूच जरूर मिलेंगे जो प्री हिस्टोरिक या प्री इस्लामिक जमाने में हिंदुस्तान की तरफ निकल गए। मुमकिन है आज हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदू बलूच भी आपको मिलते हो, वो शायद वहां तक इस्लाम नहीं पहुंची या उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। लेकिन इस रीजन में जिसे हम बलूचिस्तान कहते हैं, जो ही इस्लाम आया तब बलूचों ने इस्लाम कबूल किया। खुलफा राशिदीन का जमाना है। और ये बात भी ज़हन में रहे, बलूचिस्तान से आगे सहाबा नहीं पहुंचे हैं, ताबईन पहुंचे हैं। सहाबा की आखिरी हद बलूचिस्तान तक रही है, इसलिए कि बलूचिस्तान में अरबों ने 68 साल जंगें लड़ी हैं अरबों के साथ। 712 ईस्वी के बाद कोई सहाबी जिंदा नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम के दौर में कोई सहाबी जिंदा नहीं था। उससे पहले जितने सहाबा थे वो बलूचिस्तान में आए लड़ने के लिए, यहीं पे मकामी लोगों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। यहाँ पे उनके मकबरे, उनके मज़ारात, उनकी कब्रें मिलती हैं आपको। कुरान में भी है, कलात में भी है, जहरी में भी है, लसबेला में भी है। जगह जगह आपको कदीम कब्रें सहाबा किराम की कब्रें नजर आती है। जिस जमाने में मक्कुरान में मोहम्मद बिन हारून अल नुमरी अल मक्कुरानी जो जदगाल बलोच था, उसकी हुकूमत कायम हुई, तब यहाँ के लोग थोड़े से कूल हो गए और अरबों को एक सेफ साइड दे दिया सिंध जाने के लिए। वगरना जो बलूचिस्तान था वो सिंध के लिए एक सेफ्टी वॉल की हैसियत रखता था। जब तक अरब बलूचिस्तान में फंसे रहे वो सिंध पे हमलावर नहीं हुए। जो ही बलूचिस्तान में हालात नॉर्मल हो गए, मकामी लोगों को इक्तिदार में शिरकत दी गई, यानी मोहम्मद बिन हारून को यहाँ का गवर्नर तस्लीम किया गया, तो अरबों को एक सेफ साइड मिल गया सिंध की तरफ निकल जाने का। फिर आप देखें, यही मोहम्मद बिन हारून अल नुमरी अल मक्कुरानी, आप जानते हैं कि नुमरी आज भी हमारे जदगाल कबीले का एक बहुत बड़ा मोतबर कबीला है, उसको नुमरी भी कहते हैं। नुमरियों ने फिर उनका साथ दिया, कुरान के बहुत बड़े लश्कर ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया और सिंध के हमले में उनके शरीक रहे। तो इस दौरान जितनी भी जंगें हुई बलूचिस्तान के अंदर होती रही और इस दौरान बलूचिस्तान के लोग धड़ाधड़ इस्लाम के दायरे में आते गए। तब से लेकर अब तक बलूच बस अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। बाकी जो मसलक या फिरकों की तब्दीली है वो एक अलग मौजू है। मेरे ख्याल में उस पर बहस में पढ़ना ही नहीं चाहिए, कौन शिया है कौन सुन्नी है। जी। अच्छा, एक और बात है कि आपके जो तीवरी के हवाले से लोगों ने की है वो ये कि बलूची ज़ुबान के बारे में कहा जाता है कि इंडो आर्यन ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखता है, जबकि यह ज़ुबान ईरान और इसके ज़ेर असर इलाक़ों के अलावा हिंदुस्तान तक फैली हुई है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बलूच हिजरत करके नहीं आए और वो आर्यन नहीं बल्कि यहाँ के कदीम बाशिंदे हैं? शम्स, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि देखें, मैं ये कैसे मानूं कि एक खानाबदोश कबीले के अंदर कोई बहुत बड़ा अदबी जखीरा हो सकता है। खानाबदोश पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, वीरानों में भटकता रहता है, उसके पास अदबी जखीरा कहां से आया? लोग कहते हैं जी ये आर्यन लैंग्वेज है। आर्यन के पास खुद अदब का कौन सा जखीरा था? वो तो खुद नोमेड थे। ईरान में एक आर्यन कबीला आया है, ये कहते हैं जी आर्यन की बड़ी यलगार हुई है, बड़ी जंगे की हैं, बड़ी तबाहियां मचाई, ये सब झूठ है। खुद यही कदीम मौरखीन लिखते हैं कि ईरान में एक आर्यन कबीला आया है जिसको बजारगद या पसरगादे कहा जाता था। वो पसरगादे फिर 3 ब्रांचेस में तब्दील हुआ, अकीमीनियन, मापी एंड मरस्पी। खुद हेरोडोटस लिखता है कि इनके अलावा बाकी लोग कदीम बाशिंदे हैं, यानी पसरगादे के अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो कदीम बाशिंदे हैं। अब एक खाना बदोश आता है, ईरान में आके बैठता है, तो यकीनन जिस जमाने में आर्यन ईरान में आए, ईरान में एक मुनज़्ज़िम हुकूमत मौजूद थी पेशदादियों की,
ये गालिबन तामुरस या जमशेद का जमाना था। ईरानी तहजीब उस जमाने में या पेशदादी तहजीब अपने उरूज पर थी। उस जमाने में यहाँ पे तामीरात हुई थी, यहाँ का नहरी निजाम मजबूत हो चुका था, यहाँ पे सोशल लाइफ बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, लोग सेटल्ड थे। जबकि आर्यन खाना बदोश थे। आप खुद मुझे बताएं, खाना बदोश के बाद कौन सा अदबी जखीरा होता है, कौन सी जबान होती है, कौन सी उसके पास किताबें होती हैं? ये आर्यन का दावा था। जब आर्यन बरसर इक्तिदार आए 6th सेंचुरी में, तब उन्होंने यहाँ की कदीम अक़वाम को ऐसे ही दबाया जैसे कि कॉलोनाइजर्स ने हिंदुस्तानियों को दबाया। वो आए और इन्होंने यहाँ की कदीम जबान पे खुद कब्जा किया। बलोच आज भी पहलवी जबान बोलते हैं, और पहलवी मेदी बोलते थे, जैद जबान बोलते थे। जो जरतुश पे जो सहीफा नाजिल हुआ है अविस्ता, वो भी पहलवी जबान में, जैद जबान में है। उसको जैद अविस्ता कहते हैं। यही जंग से पहलवी निकली है। आज भी आपके अक्सर बलोच जो राइटर्स हैं, हमारी लिसानियात, वो बलोची को पहलवी जबान ही समझते हैं। पहलवी एक डेवलप जुबान थी, जो मेदों की जबान थी, जो हामिद पेशदादियों साहब की ने एक जबान। आर्टिकल भी लिखा था इस पे, मेरे ख्याल में एग्जैक्टली सर, मैंने खुद उस पर थोड़ा सा मुताला किया है, और मैं देख रहा हूं उसमें कि 80% बलोची के अल्फाज आज भी पहलवी के अंदर मौजूद है। ईरानियों ने, ईरानी जबान, फारसी जबान जिसे हम कहते हैं सर, फारसी जबान में इस वक्त भी 80% अल्फाज तो अरबी के हैं। इन्होंने बहुत सारे अल्फाज तब्दील किए। मिसाल के तौर पर आपको एक नाम मिलता है बलोची में, मेरदात। ये दाद नहीं है, DAD नहीं है, ये DAT है, दात है। बलूची में इसको हम दात कहते हैं, अल्लाह दात। मेरदात, हाँ, ठीक है ना। दात, इसको हाँ। पर्शियन ने क्या कर दिया, मेरदात कर दिया। अब हम कहते हैं ये फारसी नाम है, ये बलूची नाम है, इसको पर्शियन ने बिगाड़ दिया है। इस तरह के सैकड़ों अल्फाज मैं आपको दिखा सकता हूं। तीरदात को तीरदात कर दिया, मेरदात को मेरदात कर दिया। इस तरह कई ऐसे अल्फाज हैं जिनको पर्शियन ने बिगाड़ दिया। पर्शियन जब आए वो यहां पे डोमिनेंट हो गए। अकामंशियों ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया साबिका तहजीब को। फिर उसके बाद वो पसरगादे थे, बजारगत कबीले से थे, लिहाजा वो आस्ता आस्ता पारसी कहलाए, और फिर पारसी को ही उन्होंने डेवलप किया। मादिस्तान का नाम इन्होंने खत्म करके पारस रख दिया। इवन 1928 बल्कि 1935 तक ये पूरे खित्ते का नाम पर्शिया या पारस था। हाँ, ठीक है। उससे कबल क्या था, मादिस्तान था, यानी मेदों की जमीन। तो मैं समझता हूं इंडो आर्यन वाली थ्योरी भी कॉलोनाइजर ने बयान की है जुबानों को तकसीम करने के लिए। जरा इस थ्योरी को पेश करने वाले ये भी सोचते कि आर्यन खुद इस खित्ते में महाजिर होकर आए, हिजरत करके आए हैं, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे ईरान में हो। वो बाहर से आने वाले गुरोह हैं, यहाँ के लोकल लोग नहीं थे। आर्य वो भी कहते हैं आर्य एक नस्ल है, कौम है। देखिए, आर्यन मैं समझता हूं न नस्ल है न कौम है। ये खानाबदोश कबाइल थे सेंट्रल एशिया के। इससे पहले ये जनूबी रूस में रहते थे। जनूबी रूस से ये हजारों साल पहले निकले। 2-3 हजार सालों तक तो ये सेंट्रल एशिया में भटकते रहे। 1000 साल तक ये अजरबैजान से आगे अनातोलिया की तरफ बैठे रहे, आर्मीनिया के इलाके में, एशिया कूचक में। इसके बाद ये इन्हीं दर्रों से उस जमाने में ईरान में इनका एक कबीला बजारगद या पसरगादे दाखिल हुआ, जिस जमाने में ईरान पे पेशदादियों की हुकूमत को 600 साल गुजर चुके थे। अब पेशदादियों की जो हुकूमत है 2100 कबल मसीह है, 2100 BC है, यानी आज से 4100 साल पहले। उस हुकूमत को 600 साल गुजर चुके थे कि फिर इसके बाद आर्यन की आमद शुरू हुई। एक कबीला बजारगद, वो आकर मौजूदा पारस के इलाके में, फारस के इलाके में आकर आबाद हो गए। फिर 1000 साल तक यानी 950 सालों तक यहां पे अपनी ग्रोथ करती रही। फिर ये 3 बड़े कबीलों में तकसीम हुआ, जिनका मैंने नाम लिया, खामनशी है, मापी और मारस्पी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हेरोडोटस की किताब का हवाला दे रहा हूं आपको। ये विंसेंट स्मिथ की किताब का हवाला दे रहा हूं। तो वो खानाबदोशों के पास कौन सा ऐसा अदबी असासा था हम कहेंगे जी ये आर्यंस की जबान है। ये हम क्यों नहीं कहते कि यहाँ के मकामी लोगों की जबान थी, जिसको आर्यंस ने भी इख्तियार किया। आर्यंस के पास कोई अदबी असासा नहीं था। आर्यन से पहले यहाँ पे जो लोग थे वो कौन थे, जिनको मेद भी कहा गया, कुर्द भी कहा गया, पिरकानी भी कहा गया, मरी भी कहा गया, मैक्रोनी भी कहा गया, ममसरी भी कहा गया, ममशी भी कहा गया, रोदियन भी कहा गया, सरपर्रा भी कहा गया।
20-22 से ज्यादा कबीलों के नाम हेरोडोटस ने लिखे हैं जो प्री आर्यन ट्राइब्स है, और हाँ वो ये वेल सेटल्ड थे। वो लिखता है इनमें से चंद एक खाना बदोश है, बाकी सारे मुस्तकिल आबादकार हैं। तो मुस्तकिल आबादकारों के पास तो अदब का खजाना होगा, खाना बदोश के पास अदब कहां से आया? ये अगर खाना बदोश के पास अदब होता तो आज दुनिया के खाना बदोश होते। तुर्कों के पास भी 1000 साल से पहले की अपनी तारीख होती, उनके पास भी 700 साल से पहले की अपनी तारीख कोई नहीं है, वो खाना बदोश थे। अदब उस वक्त डेवलप होगी जब आप किसी जगह पर सेटल्ड हो जाएंगे, आप सिविलाइज्ड हो जाएंगे, आप इनोवेट करेंगे, आप तख्लीकात करेंगे, तब आपका अदब डेवलप होता है। एक खाना बदोश सारा दिन बेचारा अपने माल जो उसका गला होता है, रेवड़ होता है, उसके लिए घास फूस की तलाश में लगा होता है, पानी की तलाश में भटक रहा होता है। उसका घर उसके कांधे पे होता है, वो फिर रहा होता है कि कहीं पे घास मिले ताकि मैं अपने जानवरों के लिए कोई बंदोबस्त कर सकूं। वो अदब कहां डेवलप कर सकता है, तख्लीक कर सकता है। ये अदब तख्लीक हुई है उस वक्त जब ईरान में तहजीब बनी थी, जब सिंध में तहजीब बनी थी। आज भी आप देखें ईरान में जो कदीम पेशदादी खानदान है, अलबुर्ज के अंदर और जागरूस के अंदर उनकी कदीम निशानियां, कदीम तामीरात पाई जाती हैं जो प्री आर्यन जमाने की है। आर्ट तो यही है, हिंदुस्तान में आर्यन से पहले का आर्ट मौजूद है। आर्यंस ने आकर अलबत्ता इन तमाम चीजों पे कब्जा करने के बाद इनको खुद से नत्ती कर लिया। इस पे दोबारा गौर की जरूरत है कि आया आर्यन से पहले भी यहां पे कोई जबान मौजूद थी या नहीं थी? अगर थी तो वो कौन सी जबान थी? आई होप कि जब आप इस पे तहकीक करोगे आप जाकर मेदों की जबान तक पहुंच जाओगे, और मेदों से भी पहले आप पेशदादियों की जबान तक पहुंच जाओगे। और जब वहां तक पहुंचोगे तब आपको अंदाजा होगा कि आर्यंस ने ये सब कुछ चोरी करके अपने नाम किया है। ये आर्यन से पहले ये जबानें इस खित्ते में एग्जिस्ट करती थी, मौजूद थी। लिहाजा मैं इस बुनियाद पे कहता हूं कि आर्यन से पहले ये लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो इतनी कदीम आप बता रहे हैं, जैसा कि अपने नामों का भी जिक्र किया, अगर बलूच कौम की तारीख़ इतनी कदीम है तो फिर कदीम तारीख़ में बलूचों की जो पुरअज़मत दौर का तज़किरा क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? मसलन मेद कौन, मीडियन एम्पायर कौन थे? अस्कानियन कौन थे? अस्कानी कौन थे? आज अस्कानी है आपके पास? नहीं है बिल्कुल। आज उनकी हालत कमजोर होगी, लेकिन माजी में यही अस्कानी थे जिन्होंने पौने 500 साल इस पूरे खित्ते पे हुकूमत की और रूमियों को इस खित्ते से, यूनानियों को निकाल दिया। कशानी कौन थे? कशानी आज है आपके साथ? नहीं है। बिल्कुल है। तो उन्होंने भी तो पौने 500 साल हुकूमत की, उनमें भी बड़े बड़े हीरोज गुजरे। अभी मैंने एक बंदे का नाम लिया, तीरदात का, सेकेंड हाँ अशकानी रूलर है, 40 साल हुकूमत की है, और उसने अशकानी हुकूमत को खत्म होने से बचाने में अहम किरदार अदा किया। मिर्दात कौन है? बालाच कौन है? बालाच क्या कोई अरबी नाम है? कोई अंग्रेजी नाम ये है? आस्कानी को पहले आशकानी बोलते थे या नहीं? आशकानी, आशकानी सेम है। आज भी हमारे यहाँ इसको आशकानी नहीं कहते, आशखानी कहते हैं। हाँ आशकानी में। आशखान का इलाका मेरे बिल्कुल करीब कोयटा में कानक की पिछवाड़े में मौजूद है आशखान। हम इसको आशखानी कहते हैं, आप आशकानी कहते हैं, वहां पे आशकानी कहते थे। हम यहाँ पे ओत कहते हैं, यूनानी इसको योत कहते हैं। जरूरी नहीं है कि जो प्रोनाउंसिएशन मेरा हो, मैं कर रहा हूं, वही प्रोनाउंसिएशन अरब भी कर सके। अरब आज भी मुझे बलूच नहीं कह सकता ना, बलूच कहता है। एक हमारे पास इलाका है छित्तर, कहीं पे उसको 76 कहते हैं, कहीं पे 76 कहते हैं, कहीं पे 76 कहते हैं। ये तो आपके इलाके हवाले से डायलेक्ट्स में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। बलूची के 5-10 किलोमीटर में से भी चेंज आता है ना। एग्जैक्टली। तो आशकानी या आशकानी में क्या फर्क नजर आता है आपको? आशकानी या आशकानी आज जहां पे भी मौजूद है, चाहे अफगानिस्तान में है, ईरान में या सिंध और पंजाब में, खुद को बलूच कहता है। क्यों? तो बलूच है ना। इसी तरह आप इसके बाद आएंगे, अरब दौर में आए, मेदों का जमाना है, ओतों का जमाना है। इस दौरान आपको ईसा और अस्कर के जिक्र मिलेंगे। अस्कर महमूद गजनवी के जमाने का एक बहुत बड़ा हुक्मरान था, बनु मादान का। उसके बारे में एक अरब अभी सुबह ही गालिबन उसका नाम है, उसकी ये किताब भी अबीउल बयान, उसमें वो लिखता है कि अस्कर एक डॉक्टर था, तबीब था, और 100 से ज्यादा किताबों का मुसन्निफ था। मैं फिर पूछ रहा हूं, शम्स हमने तहकीक कितनी की है कि हम अपने कदीम हीरोज को निकाल लें? मेरी एक किताब है बलोच तारीख की कदीम शख्सियात,
बहुत पुराने जमाने की उसमें जिक्र शख्सियत का जिक्र है, उनका जिक्र नहीं करूंगा। मैं मुगल पीरियड की एक शख्सियत का जिक्र करूंगा, किसी को भी नहीं होगा पता उसका, जिसने ये किताब पढ़ी है वो जानता होगा। आपने कभी सरदार नजफ अली खान कोराई का जिक्र सुना है? नहीं सुना। मैंने नहीं सुना है। एंड ही वाज द लास्ट कमांडर ऑफ मुगल एम्पायर। ये बहादुर शाह जफर का आखिरी सपा-सालार था। ये कोराई है। सरदार नजफ अली खान या ईरान में कजारियों के खिलाफ लड़ता रहा। यहां शिकस्त खाने के बाद वो अपनी बहन के पास चला गया हिंदुस्तान। उसकी बहन की शादी हुई थी अवध में, हिंदुस्तान में। तो बहन ने बुलाया कि आ जाओ, ये काजारी तुझे मार देंगे। तो ये चला गया, पैदाइशी सिपाही था, उसने जाकर मुगल फौज में बतौर सिपाही उसको ज्वाइन किया। दिलेर बंदा था, बहादुर बंदा था, सारी जिंदगी जंगों में गुजारी थी। तरक्की करता हुआ वो सपा-सालार के ओहदे पे पहुंचा और 1857 की जंग आजादी में उसने मरकजी किरदार अदा किया। क्या हमारे बलोचों को इसके बारे में इल्म है? हमारी तहकीक कहाँ है, कहाँ तक है? हम तो वही तो मैं कह रहा हूं, जब आप माजी में तहकीक करेंगे तो आपको अपना पुरस्मत दौर भी नजर आएगा। आप उसको पढ़ेंगे तो आप माजी पे फख्र करेंगे। आप ये कहेंगे कि जितना बलोच आज तबाहाल है, माजी में कभी इतना तबाहाल नहीं था। माजी में उसकी सल्तनत रूम यानी बहरे रूम से लेकर इस तरफ इंडस रिवर तक इसकी सल्तनत फैली हुई थी। इस तरफ खुरासान से लेकर जनूब में समंदर तक, बोयरे बलोच तक उसकी सल्तनत फैली हुई थी। उसका माजी बड़ा शानदार था। जिस तरह कम्बरानियों ने 538 साल इस खिते पे हाकिमियत की है, इसी तरह 200 सालों तक रिंदों ने भी हुकूमत की है। इसी तरह गिचकियों ने भी हुकूमत की है। इसी तरह होतों ने भी हुकूमत की है। इसी तरह अस्कानियों ने भी हुकूमत की है। इसी तरह कशानियों ने भी हुकूमत की है। उरूज और जवाल एक अलग चीज है। हर उरूज को एक जवाल होता है। हर बच्चे को जवान होना है, हर जवान को बूढ़ा होना है और हर बूढ़े को मरना है। सल्तनतें या रियासतें या हुकूमतें, मुमलिकत भी इसी तरह होते हैं। पैदा होते हैं, जवान होते हैं, उरूज पे पहुंचकर जवाल का शिकार होकर खत्म हो जाते हैं। तो बलूचों ने भी माजी में हुकूमतें की, उरूज पे पहुंचे, फिर जवाल का शिकार होकर खत्म हो गए। फिर कोई और कबीला उठा, उसने जद्दोजहद की, फिर अपनी हकमियत कायम की, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा होकर मर गया। कम्बरानी हुकूमत की मिसाल हमारे सामने है। नसीर खान नूरी तक इसका उरूज है। नसीर खान के बाद जवाल शुरू है। शाकर रिंद का जमाना है, उरूज है, इसके बाद जवाल है। 1450, 1650, 200 सालों तक रिंदों ने हुकूमत की। इनकी हुकूमत का दायरा देखे ना, पंजाब से लेकर ईरानी बलूचिस्तान तक रिंद फैले हुए थे। आज भी आप देखें ना, वहां पे भी रिंद पड़े, वहां पे भी रिंद पड़े हुए हैं। हुकूमतें माजी में हमारी रही है, बहुत बाजबरूत और बहुत ही जर्रीन दौर गुजरा है बलोचों का। बदकिस्मती है कि बलोच रिसर्च तो करके तलाश करे खुद ना, एक और तलाश तो करे। बात है, थोड़ा सा इसका आपने जिक्र किया पहले भी, मैं मुख्तसर ये इसका जवाब दे दें। कुर्दों के हवाले से बहुत सारे जी जी। लोगों का एक कन्फ्यूजन है, शायद पता नहीं। तो क्या कुर्द और बलूच का आपस में क्या रिश्ता है? क्या ये एक ही कौम है या दो अलग अलग कौमें हैं? एक है शम्स, देखे एक लफ्ज पर्शियंस ने इस्तेमाल किया था, कोचो बलोच या कुर्दो बलोच का। इसकी मीनिंग्स आप देखे, बुरान काते मशहूर डिक्शनरी है पर्शियन में, उसमें कोचो बलोच की मीनिंग दिए हैं उसने, एक साथ दिए दोनों अल्फाज को, कोचो बलोच। एक होता है कूच करना, निकल जाना, रवाना। एक होता है कोच, कोचो बलोच, ये दो या कुर्दो बलोच। ये लफ्ज मुझे एक पर्शियन हमारे दोस्त है शाह महमूद संजरानी साहब, वो खुद कहता है कि ये लफ्ज कोच नहीं कुर्द है, ईरानियों ने इसको कोच बनाया है। उसने बाकायदा पीएचडी की है तेहरान यूनिवर्सिटी से, शाह महमूद संजरानी साहब। उन्होंने खुद कहा कि ये लफ्ज को कोच मत पढ़ो, ये लफ्ज कुर्द है, ईरानियों ने इसको कोच बनाया है। ये लफ्ज कुर्द बलोच है। मीनिंग क्या है इसके? पहाड़ी और सहराई बाशिंदे। ये एक एडजेक्टिव है, इसमें सिफ्त है। जब तक आर्यंस इस खित्ते में इंटर नहीं हुए थे, जो मौजूदा ईरान है, तब तक इनमें कोई फर्क नहीं था। कुछ लोग जो पहाड़ों में रहते थे, वो आज भी बलूच ऐसा ही है। जब गर्मियां होती है तो हम पहाड़ों में चले जाते हैं, जब शदीद सर्दी होती है हम मैदानी इलाकों की तरफ आ जाते हैं। जब हम पहाड़ों में होते हैं तो हम कुर्द है, जब मैदान में आते हैं हम बलूच है। आज मैं इसकी एक मिसाल यूं दूंगा, बलूचिस्तान में, मौजूदा बलूचिस्तान में कुर्दों की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, बहुत बड़ी आबादी है। क्या वो अपने आप को अलग कौमियत कहते हैं या बलूच कहते हैं?
नहीं, वो बलूच कहते हैं खुद को, बलूच बस। कहते हैं। इसी तरह बलूचों की एक बहुत बड़ी आबादी जागरूस में और किरमान शाहान में है। वो अपने आप को वहां पे बलूच कहते हैं और कुर्द कहते हैं, और बलूच को एक कबीला कहते हैं। अब जो बलूच कुर्दिस्तान में है वो कुर्द है, और वो कुर्द जो बलूचिस्तान में वो बलूच है। इसका मतलब ये कि इनमें कोई तफरीक नहीं है। तफरीक क्या हुआ? दरमियान में पारस आ गया। पर्शियंस जो थे अकामीनियंस, अखामंशी, जिसको हम खामोशी साइरस के द दौर, ग्रेट हाँ। कहते हैं, ये पहले कॉलोनाइजर थे जिन्होंने बलूच यूनिटी को तोड़ दिया। हाँ, बीच में ये लोग आ गए ना, उस तरफ कुर्द रह गए, इस तरफ बलूच रह गए। ये इन्होंने तकसीम किया। कुर्द और बलूच में कोई फर्क नहीं। उन कुर्दों के पास आप जाएंगे, वो कहेंगे कि बलूच कुर्द हैं। जब वो हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं ना जी कुर्द बलूच है। आज भी अगर कुर्दों के साथ कोई मसला होता है तो सबसे ज्यादा अगर उस पर दुख का इजहार करता है तो एक बलूच करता है। बलूचों पे कोई मुसीबत आती है तो वो कुर्द दुख का इजहार करते हैं, रोते हैं। ये मोहब्बत आखिर में इतना क्यों है? एक दूसरे से फासले पर पड़े होने की वजह से, इसके बावजूद इनमें इतनी मोहब्बत पाई जाती है। ये एक ही है। इनको अलग करने वाले वही पर्शियन कॉलोनाइजर्स थे, जिन्होंने इनकी कुव्वत को बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गोल्ड स्मिथ ने कुरान को तकसीम करके बलूचों को जो कौमी लिहाज से या जो अफरादी कुव्वत है उनको तोड़ दिया, इसी तरह माजी कदीम में पर्शियन कॉलोनाइजर्स ने बलूचों की ताकत तोड़ने के लिए कुर्दों और बलूचों को अलग अलग कर दिया। तो इनमें कोई फर्क नहीं है। आज जो वहां का बलूच, मिसाल के तौर पर जलबानी है, मशहूर कुर्द कबीला है कुर्दिस्तान में। इराक में भी इनकी बहुत बड़ी तादाद है। साबिका अदवार में जलबानियों ने कभी लड़ाइयां भी लड़ी थी सद्दाम के खिलाफ। ये जलबानी जब बलूचिस्तान में, सिंध में खुद को बलूच कहता है, ये जलबानी कराची जब में वहां भी पे, काफ़ी हैं, कराची में भी जी काफ़ी जलबानी बलोच ने। जी हाँ, जलबानी बलूच है। जब ये जलबानी वहां होते हैं तो ये कुर्द है, जब यहाँ होते हैं तो बलूच है। तो इसका मतलब ये है कि कुर्द और बलूच में कोई फर्क नहीं है। मैंने मिसाल दी ना, यहाँ पे कुर्द कबीला बैठा हुआ है। मैं, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर सलीम कुर्द को आप जानते हैं, हाँ। उससे ज्यादा कौम परस्त कौन हो सकता है? बाबू अब्दुर्रहमान कुर्द से ज्यादा कौम परस्त कौन हो सकता है? यहाँ पे वो बलूच है। जब हम वहां पे जाते हैं या कोई भी बलूच वहां जाता है तो वो फिर कुर्द बन जाता है। इसका मतलब है कुर्द और बलूच एक ही चीज है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये फर्क माजी के कॉलोनाइजर्स की लाई हुई है। आज भी कुर्द और बलूच एक दूसरे को इकट्ठा एक समझते हैं, अलग नहीं समझते हैं। ये अलग बात है कि आज उनकी सरजमीन जो उनकी पर्शियंस की मुदाखलत की वजह से अलग हो गई है, बीच में पर्शियंस आ गए, इस तरफ बलूच रह गए, उस तरफ कुर्द रह गए, लिहाजा आज वो जुदागाना एक कुर्दिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर अगर इनकी तारीख के कड़ियों को आप मिलाते जाएं तो जब बहुत माजी में आप जाएंगे आप देखेंगे कि इनमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। लिहाजा यहाँ पे बैठा हुआ कुर्द वो बलूच है, वहां पे बैठा हुआ बलूच वो कुर्द है। जलबानी के अलावा दामानी है, दामानी है, यहाँ पे बैठे हुए बलूच है, वहां पे दामानी मशहूर कुर्द है। इस तरह के बीसियों दिगर ऐसे कबाइल हैं जो यहाँ पे बलूच कहलाते हैं, वहां पे कुर्द कहलाते हैं। तो और जिससे ये साबित होता है कि बलूचिस्तान में 1920 के दहाई में, उस दौरान में जो जदीद नेशनलिज्म की जो बुनियाद रखी यूसुफ अजीज मक्सी के साथ, यूसुफ मक्सी तो बाद में शमूलियत की, मगर यंग बलोचन अब्दुल अजीज कुर्द थे। एग्जैक्टली, उसका अंजुमन, फाउंडर अब्दुल अजीज कुर्द है, हाँ, और वो पहली, बलूच नेशनलिज्म की बुनियाद रख रहा है। हाँ, अब्दुल अजीज कुर्द है। यंग अंजुमन इत्तेहाद बलूचान उसने पहला पहले पहले यंग ऑर्गेनाइजेशन, बलूच बनाया, पहले यंग बलूच बनाया 1920 में, फिर अंजुमन इत्तेहाद बलूचा बनाया उन्होंने 1929 में। हाँ, फिर वो तो अब्दुल अजीज कुर्द है। अंजुमन इत्तेहाद कुर्दान क्यों नहीं बनाया उन्होंने? यंग हाँ कुर्द क्यों नहीं बनाया उन्होंने? अगर वो मुख्तलिफ कोई कौमियत होती। जी। अभी सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि बलूचों की इतनी कदीम तारीख़ है, तो इस कदीम तारीख़ के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो बलूचों के पास क्यों इतनी मजबूत आर्मी नहीं थी कि वो अपना दिफा कर सके? उसने, बलूचों ने हमेशा दूसरों को मदद किया है, जैसे कि आप अहमद शाह अब्दाली का भी हवाला दे सकते हैं और दूसरे हैं, मगर उसने, बलूचों ने अपने लिए कोई मजबूत आर्मी क्यों नहीं बनाई जब 500 साल तक उनकी हुक्मरानी भी रही है? जी हाँ, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अभी मैंने जिक्र किया ना, किसी जमाने में आशकानियों की जो फौज थी वो रूमियों के खिलाफ लड़ रही थी। थर्मापाइले की मशहूर जंग खामंशी दौर में लड़ी गई थी 481 बीसी में, 481 बीसी में। इसमें बलूचों ने खामंशियों की मदद की है, हजारों की नहीं लाखों की तादाद में इनके साथ शामिल हो गए थे। लेकिन जब मेदों की हुकूमत दी
तो उस वक्त तो बलोचों की फौज मौजूद थी, आशकानियों के पास उनकी अपनी आर्मी थी, कशानों के पास अपनी आर्मी थी, इसी तरह कंबरानियों के पास अपनी आर्मी थी, गो के रेगुलर नहीं थी। हम देखते हैं जब रिंदो लाशार कैद देखते हैं तो हम देखते हैं कि रिंदो लाशार जब यलगार करके मशरिक की तरफ जाते हैं तो उनके पास 84,000 की फौज है, मजबूत आर्मी थी। फिर मैं कह रहा हूं कि कभी ये लोग उरूज पे आए, मदरसा जवाल का शिकार हो गए। किसी जमाने में मुगलों के पास मजबूत आर्मी थी, एक जमाना ऐसा है कि मुगलों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बाकी मानदा सिपाहियों को तनख्वाह देते। तो बलूच भी दुनिया की दिगर अक़वाम से मुख्तलिफ कोई कौम नहीं है, कभी उरूज पे आया है तो उसकी मजबूत आर्मी रही है, कभी जवाल आया तो आर्मी टूटी है। अगर आप माजी में उठा करते कि आशकानियों ने अगर 450 साल तक हुकूमत की है तो किसके बलबूते पे की? अपनी इसी मजबूत फौज की बलबूते पे की है। अगर ज्यादा दूर ना जाए, बहुत ज्यादा दूर जाने की बात है, 1920 में आप जाए, बाराम खान बारामज़ैया या दोस्त मोहम्मद बारामज़ैया, क्या इनके पास फौजें नहीं थी? लड़ते रहे, ईरानियों के खिलाफ लड़ते रहे। क्या नसीर खान नूरी पानीपत के मैदान में लड़ने गया था, नहीं गया तो उसके पास फौज थी या नहीं थी? मशहद तक वो लड़ रहा है, उसके पास फौज थी या नहीं थी? माजी में रहे हैं। उरूज जवाल की ऐसी दास्तान है, उसको समझने की, उस फिलॉसफी को समझने की जरूरत है, उस फिलॉसफी को समझने की जरूरत है। जब रिंदो लाशार यहां से अटैक करते हैं, 84,000 की आर्मी है उनके पास, 84,000। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद ये किताबें कह रही है। 84,000 की फौज। ये अलग बात है कि वो कुछ इख्तिलाफात की बुनियाद पर जो है ना कच्ची और गंदावा की मैदानों में आपस में लड़ पड़े और अपनी फौजी ताकत जाहिल कर दी। तो बलोचों के पास माजी में फौजें भी रही है जिन्होंने उनकी सल्तनतों को दवाम बख्शा है, ताकत अता की है। सदियों तक अगर ये हुकूमतें कायम रही है तो इसी फौजी और मुसल्लह ताकत की बिना पे रही है। लेकिन उरूज और जवाल को जो कानून है, दुनिया को एक फितरी सा कानून है, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर बड़ी बड़ी फौजें भी उस जवाल को नहीं रोक सकते। एक जमाने में अरब आए तो उन्होंने हिंदुस्तान और चीन की सरहद से लेकर अफ्रीका तक सारी दुनिया को फतह कर लिया। जब जवाल आया तो अलाकू खान के एक छोटे से हमले का मुकाबला नहीं कर सके, उनकी फौजें भी नाकाम हो गई। तो उरूज और जवाल को तो हमने देखना होगा। हमारे दौर में अब सोवियत यूनियन का देखो, एग्जैक्टली सोवियत यूनियन आपके सामने 1991 में सुपर पावर था, फिर क्या हुआ उसके पास। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक सवाल को थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ 1947 तक, फिर चलते हैं पीछे, क्योंकि कुछ दोस्तों ने सवाल भेजे। आप मौर्रिख हैं, तारीखदान हैं, आपकी बात सनद में रहे कि हमें एक जिस तरह के हिजरत करने के हवाले से पंजाबियों का या पाकिस्तान रियासत के जो फॉलोवर्स हैं या उनका मौक़िफ़ है कि बलूचों को, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ जबर करना। अब ये सवाल मैंने नहीं, दोस्तों ने भेजा है। तो अब वो कह रहे हैं कि आजकल हम देख रहे हैं कि एक आईनी तरमीम के लिए हुकूमतों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अभी लेटेस्ट हुआ था। जबकि फिर बलूचिस्तान की अलहाक में कितना दिन लगा था और कितने पार्लियामेंट लीडर को उठा दिया गया था और ख़ुद कितने मान गए थे, और उसको पेश करके कामयाब बनाने में कौन कौन शामिल थे और किसने मुखालफत की थी, और ये बिल किसने पेश की थी कि हमें अलहाक करना चाहिए। सर मैं इस पे ज्यादा तफसील के साथ बात नहीं करूंगा, इसमें खुद बरतानिया भी शामिल था। बलूचिस्तान का जो कलात का जो वजीर खारजा था डीवाई फिल, वो भी इस साजिश में शामिल था। बलूचिस्तान का जो वजीर आजम था वो भी इस साजिश में शामिल था, और कुछ बलूचिस्तान के कबायली सरदार भी इसमें इन्वॉल्व थे। बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान हो चुका था। अगर इसके लिए तफसीलात मेरे दोस्त देखना चाहते हैं, मैं 2-3 किताबें सजेस्ट करूंगा, इनको पढ़े। वो आई विटनेस थे, उस वक्त मौजूद थे जब ये सारा गेम हो रहा था। मीर गुलखान नसीर मेंबर था लेजिस्लेटिव असेंबली का बलूचिस्तान का, ये ऐवान ज़ेरी का जो नेशनल असेंबली थी उसका वो मेंबर था, कलात स्टेट नेशनल पार्टी का रुकन था। उसको जरा मैं डिफाइन करूं कि जब आज़ादी का ऐलान हुआ था 47 में 12 अगस्त को, तो इसके बाद बाकायदा तौर पे असेंबलियां बनाई गई थी। 2 असेंबलियां थी बलूचिस्तान की, ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी। यानी एक का दर्जा सेनेट का था या काउंसिल ऑफ लॉर्ड कहते जिस तरह के बरतानिया में, दूसरा काउंसिल ऑफ कॉमन था। काउंसिल ऑफ कॉमन की 52 नशिस्तें थी। उन 52 में से 39 नशिस्तें कलात स्टेट नेशनल पार्टी के कारकुनों ने जीत लिए।
जबकि ऐवान बाला में ज्यादातर जो स्टेट काउंसिल के जो मेंबर थे, सरदार थे, वो लोग होते थे। इन दोनों ऐवानों ने शुरू में पाकिस्तान में शमूलियत के मुतालबे को बैक कलम उन्होंने रद्द कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हम अपनी अलग और जुदागाना हैसियत को कायम रखेंगे। इसलिए कि अंग्रेजों के आने से पहले बलूचिस्तान एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क था, उसकी जुदागाना हैसियत थी। अंग्रेजों ने बलूचिस्तान पे कब्जा नहीं किया, बल्कि मुख्तलिफ मुआहिदात के तहत कुछ इलाके बलूचों से हथिया लिए। एक बात जहन में रहे, वाजे कर, सारे जितने भी हमारे दोस्त सुन रहे वो भी सुने, अंग्रेजों ने एक दिन भी कलात के तख्त पर खुद बैठकर हुकूमत नहीं की है। मेहराब खान को शहीद करने के बाद भी तख्त पर वो नहीं बैठे, उन्होंने शाहनवाज को बिठाया। फिर शाहनवाज को उठाकर नसीर खान दोयम को बिठाया गया, खुद अंग्रेज नहीं बैठा है। 1948 तक एक दिन भी अंग्रेज खुद खान ऑफ कल्लात की तख्त पे नहीं बैठा। उसने मुआहिदात के जरिए, दोस्ताना मुआहिदात करके खान ऑफ कल्लात से बहुत सारे इलाके हथिया लिए थे, और फिर उन इलाकों पे उन्होंने ब्रिटिश बलूचिस्तान की एक जुदागाना सूबे की बुनियाद रखी थी, एक जुदागाना सूबे की बुनियाद रखी थी। तो इसके बाद जब इलाक का मसला आया तो दोनों ऐवानों ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नो, हम नहीं आएंगे। दूसरे इजलास में सरदारों की अक्सरियत ने सरेंडर किया, अक्सर सरदारों ने सरेंडर किया, एक दो के अलावा। फिर बाद में वज़ीर अताब आए, काउंसिल ऑफ कॉमन ने आखिर तक इसकी मुखालिफत की। दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि गुलखान नसीर की किताब तारीख बलूचिस्तान का दूसरा हिस्सा पढ़े, उसमें मसला इल्हाक बहुत तफसील के साथ दिया गया है, क्योंकि गुलखान नसीर खुद काउंसिल ऑफ कॉमन का इलेक्टेड मेंबर था। कलात स्टेट नेशनल पार्टी की तरफ से वो खुद इलेक्टेड मेंबर था। उसने एक एक मेंबर की तकरीर को मिनोन अपनी किताब में जगह दिए, एक लफ्ज उसका नहीं काटा, एज इट इज अपनी किताब में उसको तहरीर किया है। तो वहां से ज्यादा करेक्ट इंफॉर्मेशन उनको मिलेगी कि किन किन लोगों ने काउंसिल ऑफ कॉमन में बलूचिस्तान की जुदागाना हैसियत के हक में तकरीरें की। उनमें मकरान के नुमाइंदे भी थे, उनमें मस्तूम के नुमाइंदे मौलवी अर्ज महमद, मौलवी मोहम्मद उमर, खौज बिजिंजो, इन सब की तकरीरों का मतन गुलखान नसीर ने अपनी किताब में जगह दी है। इसके अलावा आगा नसीर खान अहमदजी की वॉल्यूम 7 एंड वॉल्यूम 8 का मुताला करें तारीख बलूच बलूचिस्तान का, उसमें भी इन तकरीरों को मिन शामिल किया गया है। लेकिन अब जानते हैं बाद में ये सब कुछ बाय फोर्स किया गया। पाकिस्तानी टेक्स्ट में तो उसको लिखा जाता है कि इसको पुलिस एक्शन के जरिए, यानी ये भी कबूल करते हैं कि पुलिस एक्शन के जरिए कलात को शामिल किया गया, पैसे देकर या डरा धमका कर पहले कलात का कुरान का इलाक किया गया, फिर खारान और बेला का इलाक किया गया। इसके बाद चारों तरफ से कलात घेरे में आ गया, वहां से समंदर का इलाका चला गया, यहां से ब्रिटिश बलूचिस्तान, वहां से खारान, कलात घेरे में आ गया। इसके बाद जाहिर है ये सब कुछ गन पॉइंट भी हुआ। अब तो ये ढकी छुपी बात ही नहीं है, पूरी दुनिया के सामने ये चीजें, सारी दुनिया के सामने है कि ये फैसला गन पॉइंट पे किया गया। और जब ये फैसला हुआ अगले ही दिन फौज कलात पहुंच गई। अब लोगों की ना तो तैयारी थी, ना उनके पास कोई ऐसी फौजी ताकत थी, ना वो लोग मुसल्ला थे। फिर भी जिन्होंने एहतजाज किया वो लोग मार दिए गए, 4 लोग मारे गए थे कलात में। और फिर कलात के संगठन को खत्म किया गया, खानेज का खात्मा किया गया। वो काम अंग्रेजों ने नहीं किया जो पाकिस्तान ने कर दिया। उस तख्त पे एक दिन अंग्रेज भी नहीं बैठा था, उस तख्त को उन्होंने रिप्लेस कर दिया और वहां पे अपना झंडा लगा दिया। ये इसकी पूरी हकीकत है। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो इन किताबों का मुताला करें। इसके अलावा इनायतुल्लाह बलोच की द प्रॉब्लम ऑफ ग्रेटर बलूचिस्तान का मुताला करें, उसमें ये तमाम हकायक वाज़ेह तौर पर लिखे गए हैं। इसके अलावा AB आवान की किताब है, उसका जो है ना बलूचिस्तान इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, उसका जो है ना मुताला करे। ये तमाम हकायक उसमें अयूब बख्श आवान, AB आवान इसको कहते हैं, मशहूर किताब है उसकी, उनका मुताला करेंगे तो ये तमाम हकायक खुल कर आपके सामने आ जाएंगे। कौन से आलात है जिनकी वजह से कलात को पाकिस्तान के अंदर शामिल किया गया। जी। तो वो जो आप बोल रहे थे कि कुछ इलाके जैसे लीज पर दिए हैं एग्रीमेंट के तहत, जैसा कि ब्रिटिश बलूचिस्तान है, मगर
ब्रिटिश बलूचिस्तान को वो जो लीज पे दे गए थे अंग्रेज़ों ने, उनको बजाय कि बलूचिस्तान के हवाले करता तो उनको पाकिस्तान के हवाले कर दिया। बदबख्ती तो ये हुई, तो अंग्रेज को तो चाहिए था कि जो मुआहदात उन्होंने ईरान के साथ किए थे, या ड्यूरेंट लाइन था या गोल्ड स्मिथ लाइन था, उनको उजा रहे थे ना। तो ये उनको उनके डर बाप की क्या था, जमीन तो क्या नहीं उनको थी। डर क्या था कि क्या रशिया की वजह से कि वो गर्म पानी की लालच में नहीं यहाँ सर, तक आ जाए, किस क्या डर था उनको कि बलूचिस्तान को देखिए आज़ाद। कॉलोनाइजर यहाँ से मुकम्मल तो नहीं जा रहे थे ना। वो एक मजबूत हिंदुस्तान नहीं चाहते थे इस खित्ते में, वो कभी मजबूत हिंदुस्तान नहीं चाहते थे। वो इस खित्ते में अपने लिए एक ठिकाना उनको चाहिए था जो उनका मोहताज रहे, जो उनके इशारों पे नाचता रहे, जो एशिया में उनको फैसिलिटेट। ये तो 1946 में बरतानिया ने पाकिस्तान बुलाने की प्लानिंग की थी। अब तो अब देखें ना, आप इस बारे में जानते हैं, हम सारे दोस्त जानते हैं इस बारे में। कुछ इलाकों को निकाल कर देखिए, हिंदुस्तान टूट कर पाकिस्तान नहीं बना है। मैं फिर ये बात क्लियर करूं, हिंदुस्तान का कौन सा हिस्सा टूटा है? पंजाब का जो इलाका है, ये तो महमूद गजनवी के दौर में हिंदुस्तान से अलग हो गया था, तारीखी शवाहिद है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। सिंध तो उससे अलग था, बलूचिस्तान तो एक अलग हैसियत थी। सिंध में तो तालपुरों की हुकूमत कायम थी जब अंग्रेज आए, ये काम बड़े सगीर का हिस्सा था। केपीके का इलाका तो ये तो अलग था, अफगानिस्तान के साथ था। बलूचिस्तान पे तो आजादाना हुकूमत कायम थी। हिंदुस्तान का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में शामिल है? आप मुझे बताएं तो एक चीज तो दिखाएं। लेकिन इनको, अंग्रेजों को हिंदुस्तान के करीब में एक ऐसी ताकत चाहिए थी जो हिंदुस्तान की तरक्की को हमेशा रोके, रुकावट रहे। तो यहाँ पे जितना भी इलाका था, ये तो समझो उस जमाने की आजादाना ममालिक को उनकी आजादी खत्म करके एक मुल्क बनाया गया और फिर उसको पाकिस्तान का नाम दिया गया। ये तो प्री प्लान था सब कुछ। और ये कॉलोनाइजर्स थी, जो नौआबादियाती नुमाइंदे थी, ये उनकी पॉलिसी का एक हिस्सा था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आज अभी सब कुछ वाजे होता जा रहा है। अभी एक और चीज़ सामने लाई जा रही है, जिस तरह के माइग्रेशन के हवाले से मैंने बात की कि या कि अल्हाक के हवाले से कि वो कहते हैं अपनी राज़ी से। और दूसरी बात यह है कि अमूमन बलूचों को वही जो पाकिस्तान का जो रवैया है ब्रिटिश जैसे, बल्कि ब्रिटिश से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो क्योंकि हमारा कल्चरल जेनोसाइड भी कर रहा है, और डिवाइड हवाले से, डिवीज़न के हवाले से, कि वो बलूचों को जोग्राफी हवाले से भी तकसीम कर रहा है और लिसानी हवाले से भी, जैसा कि लोगों के जहनों में डाला दिया गया है कि ब्रावी हैं, बलोच हैं। अभी सवाल ये है कि क्या, क्योंकि बलोचों में कई ज़ुबानें हैं, जैसे ख़ास खेली भी या कि सराइकी भी बोलते हैं, और ईरान में जो बशकर्दी हैं, और वो भी कारिन जहानी को मैंने इंटरव्यू किया है और उनका भी उसने नंबर्स भी मुझे बताएं कितने हैं, उनका ज़ुबान भी। अभी क्या एक कौम में कल्चर एक है, ज़ुबानें 2 से 3 हो सकती हैं? ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। आप इस वक्त स्टेट में बैठे हैं, क्या स्टेट की रियासत में अलग जबान नहीं बोली जाती है? यहाँ तो मुख्तलिफ खित्तों की हम यहाँ तो है ना। तो वहां पे सब क्यों अमेरिकन नेशन कहलाते हैं? ये हिंदुस्तान, अफगानिस्तान मेरे हमसाए में है, यहाँ पे कितनी जबानें बोली जाती हैं, लेकिन सब अफगान कहलाते हैं। हमने कभी अफगान महाजिर पश्तूनों को नहीं कहा। जब अफगान महाजिर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उन सब के लिए जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं। ईरान आपके सामने, ईरानी मिल्लत, ईरानी कौम जो कहलाती है, सबको छोड़े। अगर जबान की बुनियाद पे कौमों की तश्कील होती तो आज इस्लामी बिलाद 3-4 ममालिक तक महदूद होती। अरब बोलने वाले सारे ममालिक जैसे शाम है, इराक है, सूडान है, मिस्र है, सब में अरबी बोली जाती है। ये ममालिक क्यों जुदा जुदा, एक मुल्क क्यों नहीं बनते हैं? तो एक कौम में कई जबानें बोलने की मिसालें सबके सामने हैं। ये भी कॉलोनाइजर पॉलिसी थी। अंग्रेज ने आते ही यहाँ पे जबानों में थोड़ी सी तफरीद देकर अपने मकासद के उसूल की खातिर, इसलिए कि बलोचों ने मुजाहिमत पेश की है। शम्स, बरतानिया के सामने जो मुजाहिमत बलोचों ने पेश की है, खुद चार्ल्स रिनाल्ड विलियम और लैम्ब्रिक इस बात का इकरार करते हैं कि ऐसी जंगें तो गजनी में भी नहीं हुई थी जो बलोचों से लड़ी गई हैं। इतना कत्लेआम तो कभी भी इंडस आर्मी का किसी ने नहीं किया जितना बलूचों ने किया। तो फिर इस कुव्वत को तोड़ने के लिए ये जरूरी था कि गोल्ड स्मिथ लाइन बनाकर बलोचों की अफरादी कुव्वत को कम किया जाए, ड्यूरेंट लाइन बिछाकर बलोचों की अफरादी कुव्वत को कम किया जाए, सिंध और जैकबाबाद के इलाके, कराची के इलाके बलोचों से निकालकर बलोचों की कुव्वत को कम किया जाए, और इन साइड जो बाकी मानदा बलूचिस्तान है, यहाँ पे लिसानी बुनियादों पर बलोचों को तकसीम किया जाए। लिसानी बुनियादों पे कौमों की तश्कील नहीं होती है। जुबानी क्या है? द वे ऑफ कम्युनिकेशन है, आपका एक राबिते का जरिया होता है।
कौमों की तश्कील तो जोग्राफियाई, सियासी, माशी और माशरती मफादात की बुनियाद पे वजूद में आती है। जुबान की बुनियाद पे कौमें वजूद में नहीं आती। अगर जुबान की बुनियाद पे फिर ये शाम, इराक, ये फलस्तीन, ये तमाम ममालिक खत्म करके एक अरब मुल्क बना दिया जाए। इन सब की जबान अरबी है ना। हाँ तो फिर वो शामी क्यों कहलाता है, वो इराकी क्यों कहलाता है, वो मिस्री क्यों, वो सूडानी क्यों कहलाता है? ये अच्छा सोचने वाली बात है। उन हाँ दोस्तों को सोचना चाहिए कि ये कॉलोनाइजर थ्योरी है, जिन्होंने कुर्द बलोचों की एक बहुत बड़ी शाख बिराकवी को जाकर ड्रेविडियन बना दिया। आज भी बिराकवी, कैकानी आपको कुर्दों में नजर आएंगे। तो ब्रावी आप का मुझे मैंने पढ़ा था कि ब्राहुई बजाते खुद एक इत्तेहाद था, एक अलायंस था उसको, और ब्राहुई को पहले कुर्दगाली बोलते थे। इज इट अब राइट? भी बोलते हैं, अब भी अच्छा बोलते हैं। मेरे साथ 2007 में एक वाकया पेश आया। मैं एक रिसर्च के सिलसिले में लसबेला गया था, तो वहां पे पहाड़ों में कुछ लोग हमारे पास आए। एक बूढ़ा आदमी था, वो बड़े गुस्से में था। अमासार कदीमा पे काम कर रहे थे। अताउल्ला मरीफ टीवी प्रोड्यूसर, वो भी हमारे हम्म। साथ था। तो उस बूढ़े ने बड़े गुस्से से पूछा कि तुम लोग कौन हो, पुर्तगाली हो? तो मैंने उससे क्या कहा ना, बोला? को बलूच मुझे कुर्तगाली गप जन गए। आवारा में अब भी कुर्तगाली कहते हैं। तो कुर्दगाल किसको कहते हैं? जबान को। जैसे जतगाल, हाँ कुर्दगाल यानी कुर्दों की जबान बोलने वाले। अब भी कुर्दी जबान के अंदर बिरावी जबान के लातादाद अल्फाज आपको मिलते हैं। सिमिलरिटीज है, सोशल सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है। इनको कंपेयर करके देखें। आज बिरावी बोल कुर्द जो ताइफा बलोचों में मौजूद है कबीला, वो बिरावी बोलने वालों में मौजूद है। लेकिन इन बिरावी कबाइल में से कोई एक कबीला तो द्रावड़ों से निकाल कर दिखाए। मैं आपको 20 कबीले जो इस वक्त बिरावी बोलते हैं, वो मैं आपको कुर्दों में तलाश करके दूंगा। आप मुझे द्रावड़ों में से कोई एक कबीला तो बिरावी निकाल कर दिखाए। और नहीं, ये सालुंक और बानुर जो लफ्ज है बलोची में, हम्म। सालुंक है, बानुर है, यानी जो दामाद होता है, दूल्हा होता है और दुल्हन होती है, यही है ना सालुंक और जी जी। बानुर। इसके लिए बिरावी में भी यही अल्फाज होते हैं। सालुंक भी कहते हैं, बादशाह भी कहते हैं उसको, या बरामी भी कहते हैं उसको। आपको पता है कि इसमें ड्रेविडियन में इसके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं? उरुडू बुरुडू। अच्छा, सालों को उरुडू बानर को सालों के, बुरुडू बानुर है। क्या ये बिरावी से मिलते जुलते अल्फाज हैं? इस तरह के सैकड़ों अल्फाज मैं दिखाऊंगा। नहीं, ब्रावी इसके के तो बाद 80% बलूची से मिलते हैं मेरे ख्याल में। बलूची ऑफ कोर्स तो हम ये 80%। क्यों नहीं कहते हैं कि ये कॉलोनाइजर्स की एक साजिश थी जो अभी तक जारी है? ये जदीद कॉलोनाइजर्स जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, ये डेली कोई ना कोई वीडियो इस तरह के शेयर करते हैं। अब जिस पिछले दिनों जो एक वीडियो आई थी, मैं हैरान हूं, ये बंदा है कौन? इसका तारीख के साथ कितना ताल्लुक है जितने वसूक के साथ तारीख को बयान कर, और 2 किताबों के हवाले हैं। उसने शाहनामा फिरदौसी का एक वाकया तो बताया जो नौशेरवान के दौर में पेश आया था। जी बलोच आए, अलबुर्ज में आबाद हुए, और नौशेरवान को बहुत बुरा लगा। यार ये कोई फिक्शन नहीं है, ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह बयान करो। अलबुर्ज में पहले भी बलोच आबाद थे, कुर्द आबाद थे, जिनके साथ हमेशा ईरानियों की लड़ाइयां होती रहती थी। ये नौशेरवान का दौर तो इस्लाम के करीब करीब का जमाना है। आप मेदी और खामनशी दौर को देखें, या उससे पहले की, उसमें भी तो बलोचों के तस्करे इस खित्ते में नजर आते हैं। उनका तस्करा क्यों नहीं करते? जब हम ईरान और तुरान की जंगें देखते हैं तो वहां पे भी कुछ बलोच के लश्करों का जिक्र मिलता है। वो तो नौशेरवान से भी 1,500-2,000 साल पुराने वाकयात थे, उनका जिक्र क्यों नहीं करता? तो ये कॉलोनाइजर्स है। बार बार मैं इस वीडियो को देख रहा हूं, बार बार 2 चीजों पे बहुत स्ट्रेस कर रहा था, बिरावी बलोच पे और बलोचों की माजरत पे। हाँ, इस ये चीज 2 चीजें बहुत फोकस, उसको फोकस यही कर रहे हैं, पूरे स्टेट यही फोकस कर रहे हैं अभी। तो एक बलोच का बच्चा भी ये जानता है कि ये वही अंग्रेजों का जो है नुमाइंदा है, और वो जदीद अंग्रेजों की नुमाइंदगी करके बलोचों की जो तारीख है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। आज बलोचों में ये थ्योरी जोर पकड़ती जा रही है कि बलोच कई माजरत करके नहीं है, इसी खित्ते के बाशिंदे हैं, इसी खित्ते से इनका ताल्लुक है, इसी खित्ते में इनकी पैदाइश हुई है, और यही इनकी जन्म भूमि है। इस जोर या इस नजरिए को तोड़ने के लिए अब जाहिर है जो जदीद ताकतवर लोग हैं वो तो कोशिश करेंगे कि इस
थ्योरी को तोड़ दिया जाए। जमीन के साथ रिश्ता जुड़ने का मतलब ज्यादा पैट्रियाट होना है ना, लोग ज्यादा पैट्रियाट हो जाएंगे। उस पैट्रियाटिज्म को खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि बलोचों को इस खित्ते का मालिक होने से इनकार किया जाए और बलोचों को यहाँ पे माजिर करार दिया जाए। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा, एक और सवाल है डॉक्टर साहब, बलूच कौम कोई होमोजीनियस ग्रुप नहीं बल्कि हेट्रोजीनियस ग्रुप है, क्या ये दुरुस्त है? ऑफ कोर्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस पे कहा ना, ये कौम है, कोई नस्ल नहीं है। तो बलूच किसी फर्द वाहिद का नाम नहीं रहा। हाँ, उस वक़्त जो कदीम कबाल के जो आर्यन दौर के या कबल आर्यन, तो उनमें से किसी का नाम फिर दोबारा ले लें कबाइलों का। देखिए, मैं कह रहा हूं कि आर्यन यहां पे आए 1600 बीसी में, यानी 3500 साल पहले। इससे पहले कुर्द कबीला मौजूद है, मेद कबीला मौजूद है, पिरकानी कबीला मौजूद है, कुलाची कबीला मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, हेरोडोटस की किताब में ये तमाम कबाइल के जिक्र है जो प्री आर्यन इनको लिखता है। इसी तरह मरी कबीले का जिक्र है, दी मरीज के नाम से उसने जिक्र किया है। इसी तरह मामसनी का जिक्र उसने किया है, मामशी का जिक्र किया है, मैक्रोनी का जिक्र किया है, और ये सारे प्री आर्यानिक ट्राइब्स है, प्री आर्यानिक पीरियड के ट्राइब्स है। ये तो यहाँ पे मौजूद थे। हाँ, बाहर के लोग आकर यहाँ पे शामिल होते रहे, मिक्स होते रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बलूच एक कौम है, उसको नस्ली बुनियादों पर ना देखा जाए। होमोजीनियस हवाले से आप देखेंगे, आप में बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। बलोचों में कर्ली अरबी आपको मिलेंगे, स्ट्रेट अरबी मिलेंगे, ब्लैक अरबी मिलेंगे, ब्राउन अरबी मिलेंगे, ग्रे अरबी मिलेंगे। इसी तरह आइस की कलर में भी फर्क होता है। इन तमाम चीजों को देखेंगे तो इसके बाद आप मतलब जदीद दौर में जो कौम की तारीफ की गई है उसकी बुनियाद पे देखा जाए तो बलूचों में बहुत सारे नस्ली ग्रोहों के लोग शामिल हैं जो मुख्तलिफ औकात में आकर इनमें मर्ज होते रहे हैं। बहुत सारे ग्रोह तो ऐसे हैं जो 250-300 साल पहले आकर बलोचों में मर्ज हुए हैं। बहुत सारे ग्रोह ऐसे हैं जो 3-4 हजार साल पहले आकर मर्ज हुए हैं। बहुत सारे ग्रोह ऐसे हैं जो इब्तिदा ही से यहीं पे रहते चले आ रहे हैं। एक और सवाल है डॉक्टर साहब, कुछ ये भी पहले जो मैंने जिक्र किया सिंध के हवाले से, एक तो जोग्राफियाई बार्डरों को हमारे एक तो एक जो बलूचिस्तान ईरान में था, ईरान के कब्ज़े में है, उसने जो बलूचिस्तान है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। और अभी पाकिस्तान भी यही कर रहा है कि जनूबी बलूचिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान, शायद उसके पास पैसा नहीं है मगर फ्यूचर में कर लेगा इसको, जैसा कि बाकी हिस्सा 1 यूनिट के ज़माने के से पहले उसने पंजाब को दिए थे, तो वो बलूच हमसे कट गए और चले गए। तो सवाल ये है कि लोग अभी जो सिंध में रहते हैं, एक जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हमारे अपने लोग भी कहते हैं कि सिंध बलूचिस्तान का नहीं है, तो किसी ने भेजा है कि मैं सिंध में रहता हूँ मगर बलूच हूँ, अब मैं खुद को सिंधी कहूँ या बलूच, सिंध के लिए काम करूँ या बलूचिस्तान के लिए? हाँ, ये सवाल मैंने वो कमेंट्स में भी आया था गालिबा। हाँ, वहीं पर थे, वहीं से उठाया मैंने। तो मुझे उस पर एक बात पे हंसी आई कि देखो, पहली बात तो ये है कि आप अमेरिका में हो शम्स, कि आप बलूच नहीं हो। एग्जैक्टली बलूच हूँ, हर जगह जा रहा हूँ। तो ज्यादा दूर नहीं है भाई। सिंध में रहते हुए ऑस्ट्रेलिया में 18th सेंचुरी में रह रहे हैं, मैंने उनको इंटरव्यू किया है, आज तक बलूची बोलते हैं, उनका कल्चर बलूच है। और यानी जिस तरह के कराची के बलूच या के पाकिस्तान के अंदर के बलूच ने अपनी ज़ुबान कल्चर भूल गए, मगर वो अब तक उन लोगों ने जिंदा रखा है और बलूच हैं कहते हैं रिंद है। तो फिर सिंध में रहने से किसी बंदे की कौमियत कैसे तब्दील हो सकती है? हाँ, जहां तक इस बात का ताल्लुक है किसके लिए काम करूं, खुद को बलोच कहो, बलोच समझो, बलोच से मोहब्बत करो, ये ना भूलो कि आप सन ऑफ बलोच हो। बेशक आप सिंध में रहते हो, जहां पे रहते, मैं ये नहीं कहता हूं खुदा न खास्ता सिंध के खिलाफ आप उठे या किसी और के लिए उठे या कोई और काम करे। अपने आप को कम से कम बलोच कहने पे शर्म महसूस न करो, चाहे आप सिंध में रहते हो या पंजाब में रहते हो। आप जहां पे भी हो फखरिया तौर पे कहोगे जी मैं कौमी बुनियादों पे बलोच हूं, जोग्राफियाई बुनियादों पे मैं इस वक्त सिंध में हूं। ऐसे जोग्राफियाई नाम मेरा सिंधी जरूर होगा, मेरा कौमी नाम सिंधी कभी नहीं हो सकता, मेरा कौमी नाम कभी सिंधी नहीं हो सकता। और इसके अलावा एक बात वाज़ेह है सर, ये बात मैं वाज़ेह करूं इसी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, दरियाए सिंध का जो वेस्ट बैंक है, डेरा इस्माइल खान से लेकर कराची तक, वेस्ट बैंक, ये बलूचों की आखिरी याद रही है। यहां तक अगर वेस्ट बैंक पे सिंधी अगर क्लेम करते हैं तो वो गलत करते हैं। अगर बलूच
ईस्ट की तरफ क्लेम करते हैं कि वो मुल्क कमा रहा है, तो बलोच पर गलत करते हैं। ईस्ट बैंक वेस्ट बैंक तक की बलोचों की सरहद रही है। ये मुख्तलिफ औकात में ये इलाके बलोचों से निकलते गए, कुछ तो ब्रिटिश दौर में, और ये जो द्राबन रस्मिल खान के करीब का जो इलाका ये अयूब खान के दौर में निकल गया सरातों से। जैसे दीजक का इलाका था, ये अयूब खान के दौर में निकला है ना, 56 में सिकंदर मिर्जा के जमाने में। इसी तरह कुछ इलाके अयूब खान के दौर में, ये द्राबन और रस्मिल खान के इलाके ये इसके अयूब खान के दौर में निकले हैं। दरियाई सिंध के वेस्ट बैंक तक बलोचों की सल्तनत है, बलोचों की जमीन है। लेकिन इससे आगे जो बलोच रहते हैं वो कौमी बुनियादों पर वो बलोच है, बेशक उनके जोग्राफियाई हदूद बदल गए। मैं उससे ये नहीं कहूंगा कि आप सिंध में वो बलोच को और सिंध के खिलाफ साजिशें करो, हरगिज़ नहीं, बलोच साजिशें नहीं करता, लेकिन बलोच अपनी कौमियत भी नहीं भूलता। वो अलग बात है, वो सिंध के साथ वफादार है। मुझे खुशी होगी कि उसने बलोची नाम्स को वहां पे भी जिंदा रखा है, फिर बलोची नाम को भी जिंदा रखे वहां पे, और खुद को बलोच कहे, खुद को कम से कम सिंधी ना कहे, वो सिंध के साथ वफादार हो। सिंध वैसे भी बलोचों ने हमेशा द डिफेंडर ऑफ सिंध का किरदार अदा किया है। सिंध के लिए लड़ाइयां तो बलोच लड़ते रहे हैं। तो यही सिंधी दरअसल कौम परस्तों ने, जैसे शफी बरफत है उसने भी लिखा था और ट्विटर किया था कि उनको कौम परस्त कहना मेरे ख्याल में कौम परस्ती के लिए गाली है सर। जैसे कि हमारे वो फाशिस्ट है। ये आजकल यही है कि क्या सिंध में बलूचिस्तान में बैठे हुए सिंधियों को बलोचों ने सिंधी बनाया, बलोच बनाया है? बलूचिस्तान में भी सिंधियों की बहुत बड़ी तादाद रहती है। पूछो उनसे, क्या किसी बलोच ने आकर गन पॉइंट पे उनको बलोच बनाने की कोशिश की है? वो तो पंजगूर को भी सिंध का बोल रहा था। अंदाजा लगा है ना, ये फाशिज्म है सर। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर दरिया सिंध से आगे बलूच तजावुज करता हो, कहता है जी बावलपुर भी बलोचों का है, फिर मैं कहूँ ना, बलूच वहां पे बैठा हुआ है, उस खित्ते का कार है, लेकिन वो जमीन उसमें वो शहरियत थी, उस जो नाम होगा अलग होगा, कौमियत बेशक उसकी बलोच होगी, लेकिन वो खित्ता बलूचों का नहीं था, उसमें बलूचों ने अपनी नौआबादियत कायम की है। इसी तरह बलूचिस्तान में जो सिंधी रहते हैं, आप मुझे कोई ऐसा वाकया बताएं कि जिसमें किसी बलोच ने जाकर उस कंपट्टी पे गन रख के कहा कि खुद को बलोच कहो। ऐसा कोई वाकया आपको बलूचिस्तान में नहीं मिलता। लेकिन सिंध में आए रोज ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं कि जबरदस्ती बलोचों की कौमियत को तब्दील किया जा रहा है। सेंसस में जो लास्ट हुए थे, सेंसस में गन पॉइंट पे बलोचों की जो है ना, जुबान के खाने में उनकी जबान को सिंधी लिखवाया, सिंधी लिखवाया। वाई? ये फाशिज्म नहीं तो क्या है? शफीक उल्फत तो चाहे कोई भी हो, मैं फिर कहता हूं कि ये फाशिज्म है, ये नेशनलिज्म नहीं है। ये नेशनलिज्म के साथ खिलवाड़ है और ये नेशनलिज्म का कत्ल है। इसको नेशनलिज्म नहीं, नेशनलिज्म में सिर्फ बुर्दबारी और रवादारी होती है। ये जो नेशनलिज्म शफीक उल्फत और इसका ग्रो कर रहे हैं, यकीनन ये सिंधियों को खराब कर रहे हैं। सिंधियों के खिलाफ वहां के मकामी सतह पर भी लोगों में बदइत्मादी पाई जा रही है। आज वहां के बलोच उनसे मायूस होते जा रहे हैं। आप जबरदस्ती ग्राउंड में इनको फॉलोवर भी नहीं, इनको मैं जानता हूँ, ये तो सिर्फ मतलब इतना इनकी जो बातें हैं या पार्टीज हैं, इन लोगों के जो हमने जिक्र कर रहा हूँ, मगर वहाँ सिंध में उनके तो इतनी नहीं है, इज्तिमाई हवाले से अफरादी क़ुव्वत भी नहीं है इनके पास। तो डॉक्टर साहब बात बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री पे तो आप तक चुके हैं, तो लिहाजा एक सवाल है आखिर में कि आपने बलूचों की हाकिमियत की जिक्र की कि इधर हाकिमियत रहे, क्या बलूच माजी में महकूम रहे हैं और उनके पास कोई ऐसा रहनुमा जो आप बता सकते हैं कि उनको महकूमियत से निजात दिलाने के लिए जद्दोजहद करता था या उनको निजात दिला था? सर देखें, मैं फिर कह रहा हूं कि उरूज और ज़वाल ये इंसान की जिंदगी के साथ एक ऐसी चीज है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक इंसान भी जब पैदा होता है, उरूज पाता है, फिर ज़वाल का शिकार होता है, तो तहजीबें भी बनती और बिगड़ती रहती है। माजी में बलोच कभी उरूज पे थे, उनके साथ पर्सनालिटीज भी होती थी, कभी बिल्कुल महकूम हो जाते थे, होते थे, क्यों नहीं होते थे, तो भी उनको हीरोज मिलते रहे हैं जो नामसाइद हालात में कौम की रहनुमाई करते रहे हैं। हर दौर में बलोचों के पास पर्सनालिटीज रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि लेक ऑफ रिसर्च है सर। मैं जब किताब लिख रहा था बलोच तारीख की कदीम शख्सियात, आपको हैरत होगी कि मुझे 3000 साल पहले भी बलोच शख्सियात नजर आते हैं। ऐसी बलोच शख्सियत भी नजर आती है जो खुसरू परवेज को उसके मुल्क से निकाल कर बाहर फेंक देता है। उसका नाम बैरान मेहरानी है, जिसको तारीख में बैराम चौबीन के नाम से याद किया जाता है। और मेहरानी बलोच, मेहरानी कुर्द आज भी बलोचों के अंदर मौजूद है और मजबूत कबीला है।
मेहरानी और मीरानी भी कहते हैं उनको। ये वही लोग हैं जिन्होंने डेरा जात पे भी हुकूमत की है। दौरे हाजरा में मीरानियों ने डेरा जात पे हुकूमत की है, यानी माजी करीब में। खुसरू परवेज के जमाने में सर अजरबैजान का गवर्नर था बैराम चोबीन। ये इतना दिलेर और बहादुर इंसान था कि इसने नामुमकिनात को मुमकिन कर दिखाया। जिस पे खुसरू परवेज का वालिद उस पे आशिक हो गया, लेकिन बाद में उससे नफरत करने लगा। फिर खुसरू परवेज ने जब अपने वालिद को कत्ल किया तो इसका बदला लेने के लिए बैराम आया और उसने खुसरू परवेज को मदाइन से निकाल दिया। मदाइन से निकालने के बाद खुसरू परवेज रोम चला गया और शहंशाह रोम अरकुलिस की बेटी के साथ उसने शादी की और फिर वहां से रूमी फौज की मदद लेकर आया और बैराम के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। बैराम ने जब शिकस्त खाई तो सीधा कुर्दों के पास कुर्दिस्तान किरमान शाहान गया, वहां पे पनाह ली, बाहोट बना। कुर्दों ने देखा कि हम खुसरू परवेज के साथ नहीं लड़ सकते, उन्होंने बैराम को उसके हवाले नहीं किया, बल्कि बैराम को वहां से सेफ साइड देकर निकाल दिया सेंट्रल एशिया की तरफ। फिर बैराम ने तुर्कों में जाकर पनाह ली और वहीं पे शादी भी कर ली। इसी तरह आप वस्ती अहद में देखें, जब अल-बबीत का जमाना आता है, आल बाविया जिसको हम कहते हैं, ये देलमी कुर्द थे। जब इनकी हुकूमत कायम हुई थी, इन्होंने सहरा के बलोचों पे, जो ईस्टर्न ईरान का जो सहरा है, डेजर्ट है, किरमान और जीरफ्त और बिरजत, ये इलाके, यहाँ पे देलमियों ने हमला किया। यहाँ पे बलोचों के बड़े बड़े हीरोज, नाम पर हीरोज गुजरे हैं। बदकिस्मती है कि हमारा मुताला बहुत कम है। मैंने कहा ना, क्या हमारे लोग कादू मकुरानी के बारे में जानते हैं? अक्सरियत नहीं जानता। सरदार नजफ अली कोराई के बारे में आप नहीं जानते? 1857 की शख्सियत है। तो वो 9वीं और 10वीं ईस्वी की शख्सियत अबू सईद अल बलूसी, अबू अली अल कुल्लोई, अबू अल फवारिस, अबू अबी अल रिजाल के बारे में मैं आपको कैसे बताऊं कि ये लोग कदीम बलोच थे? मैं रुस्तम के बारे में कैसे बताऊं कि वो नारोई बलोचों का एक बहुत बड़ा हीरो था? मैं आपको सोहराब के बारे में कैसे बताऊं कि वो तैमीना का बेटा और रुस्तम का बेटा था? मैं आपको गूदर्स, गेहूं और नेहू के बारे में कैसे बताऊं कि ये माजी के बलोच हीरोज गुजरे हैं? इनके लिए खुद कारीन को थोड़ा सा पढ़ना होगा, स्टडी करनी होगी कदीम टेक्स्ट को, तो उनके सामने कदीम जमाने के बलोच हीरो ऐसे ही सामने आएंगे जैसे हमारे माजी करीब के हीरो नूरा मेंगल है, माजी करीब की हीरो नसीर खान नूरी है, माजी करीब में नवाब खैरबश मरी अव्वल है, माजी करीब में नवाब खान मोहम्मद है। इसी तरह के हीरोज आपके माजी में भी गुजरे हैं। बदकिस्मती है कि हम बहुत करीब जमाने को तो पढ़ते हैं, वो हम मुताला हमारे पास है, लेकिन बहुत माजी के बलोचों के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी तो आप देखेंगे कि माजी में आपके पास हीरोज बहुत ज्यादा गुजरे हैं, दौर जदीद में आपके साथ हीरो नहीं है। जब उन माजी हीरोज को देखेंगे तो आप कहेंगे कि हीरोज तो ये गुजरे हैं, ये जदीद वाले तो सारे सिर्फ डायलॉगबाज है, सारे फिल्मी हीरो है। असल जो अमली हीरो थे वो थे। आप अबू सईद अल बलूसी की जब दास्तान पढ़ेंगे, शम्स उसकी जद्दोजहद पढ़ेंगे, आप रो पढ़ेंगे। उसके साथ जो हुआ और उसने जिस तरह बलोचों को डिफेंड किया, आप उठकर उस किताब को सैल्यूट मारेंगे जिस किताब में अबू सईद अल बलूसी का जिक्र आपको मिलेगा। आप जब अबू अली अल जंगी के बारे में पढ़ेंगे, आप जानते हैं अबू अली अल जंगी अल कुल्लुई, कुल्लुई कबीला बलोच है। कोलवा का इलाका आज भी बलूचिस्तान में है ना, तो इसका तो कोलवा जो है ना, कुल्लुई इसी के बाशिंदों को कहते हैं। ये भी हाकिमियत कायम थी उस जमाने में। ये ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है सर, अल-बबीत का जमाना है, सफारियों के बाद का जमाना है, इस दौला का जमाना है। इस दौर में 1000 साल पुरानी बात है। ऐसे ऐसे हीरोज गुजरे हैं इस दौर में। अगर आप पढ़ेंगे आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार हीरोज तो यही गुजरे हैं, ये हमारे तो सियासतदान है, हीरो तो वो थे। आज तो हम उन पे तनकीद करते हैं उनको। बदकिस्मती है कि लेक ऑफ नॉलेज है ना सर, उनको लेक ऑफ शो नॉलेज करते हमारे हैं। पास नॉलेज है। हम जब नॉलेज पढ़ेंगे, जब हमारे पास नॉलेज होगी, जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि हजरत ज़रतुश्त अलैहिस्सलाम भी आपको कुर्दों में ही नजर आएगा, आपको रुस्तुम भी नारोइयों में नजर आएगा, आपको गूदर्स भी सिस्तानियों में नजर आएगा, आपको मीर हमजा भी लाशारियों में नजर आएगा। माजी में आपके पास चाकर भी तो होता था। अब क्यों फखरिया कहते हैं औलाद माँ मीरे, क्या कहते हैं, माँ चाकर औलाद ग्वारा में दिले बंदे।
हम सब चाकर की औलाद नहीं है, लेकिन वो ये अकीदत है कि चाकर की शख्सियत से आप इतने मुतासिर हैं कि आप खुद को उसकी औलाद कह रहे हैं। माजी में भी तो आपने यही कहा था, यानी चाकर से 500 साल पहले औलाद उमामीर हमजे या जलबाने पाशकाइयों को यजीद झेड़वा, तो हमजा को भी आपने बाप का दर्जा दे दिया। तो इसका मतलब ये कि आपके माजी में हीरोज रहे हैं, आप गाफिल हैं। हम गाफिल हैं अपनी हीरोज से, हमने अपनी तारीख नहीं पढ़ी है। जब हम तारीख के बारे में पढ़ेंगे तब हमें अंदाजा होगा कि माजी में बलोचों के पास कितने बड़े बड़े हीरोज गुजरे हैं। कावा आयनगर है, ब्लैक स्मिथ है, लोड़ी कबीले से ताल्लुक रखता है और वो दुनिया का पहला कौमी जमहूरी इंकलाब बर्पा करता है। वो लूरिस्तान का लोड़ी है और पहला रेवोल्यूशनरी बंदा था जिसने पेशदादी कुर्दों की हुकूमत का खात्मा किया। ओकस एक बहुत बड़ा सल्यूकी हुक्मरान था। ओकस ने सारी हिंदुस्तान को शिकस्त दी, ईरानियों को शिकस्त दी, सिस्तानियों को शिकस्त दी, सेंट्रल एशिया को शिकस्त दी। आखिर में इसका वास्ता पड़ा किरमानशाह और लूरिस्तान के बाशिंदों से। तो कुर्दों और लोडियों ने इसको ऐसे मारा कि ओकस पागल हुआ और पागल होकर खुदकुशी कर ली उसने कि यार मैंने बड़ी बड़ी ताकतवर कौमों को शिकस्त दी और ये मामूली पहाड़ी बाशिंदों ने मुझे मार मार कर पागल कर दिया। पहले आप माजी तो पढ़े, इसके बाद आपको अंदाजा होगा कि बलोचों के पास माजी में क्या कुछ नहीं था। अगर बलोचों के पास कुछ नहीं है तो आज के दौर में नहीं है। आज के दौर में बहुत वीकनेसेस बहुत ज्यादा है, माजी में ऐसा कभी नहीं रहा। जी थैंक यू सो मच। मैं एक जो अपनों को नहीं पढ़ते या नहीं जानते, इसके वाले से एक मेरा एक शेर है, एक उसका एक मिसरे के साथ मैं अख्तिताम करता हूँ कि मिसाल दंत मिसरे आशिकानी भले बीबगर ग्रानाजा न जानते हैं। मतलब हम न ताशात को जानते हैं, न गुल खान को जानते हैं, न अपनों को जानते हैं, और दूसरों के हवाले से लेनन को पढ़ते हैं, अरस्तू को पढ़ते हैं या यूसुफ जुलेखा को पढ़ते हैं, अपनी इश्की दास्तान नहीं पढ़ते हैं, उनको पता भी नहीं हमें। हमारा एक दोस्त है सर, उसको पूरा दीवान गालिब जुबानी याद है और गुलखान नसीर के एक भी शेर उसको याद नहीं है। ये अलिमिया है नहीं है सर? बिल्कुल। मैं परवीन शाकिर को पढ़ता हूँ, पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं बानुल दश्तियारी के बारे में नहीं जानता हूँ। नो। आज भी किसी बलोच से पूछे यहाँ पे कोयटा के या मस्तों के, जी बानुल के बारे में आप क्या जानते हो, कहते हैं हमें नहीं पता। लेकिन आपने इतने सारे नाम लिए, जो स्टोरी आपने इतने सारे नाम लिए, तो मैं नहीं जानता कि हमारे जो सुनने वाले हैं अभी सुन रहे हैं किन किन ने इन नामों को सुना है या पढ़ा है। मगर मैं जानता हूं कि अक्सरियत लोगों ने नहीं सुने हैं या नहीं पढ़े हैं। ऑफ कोर्स सर, यही है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि सर माजी में कोई हीरो गुजरा है, तो मैं उसे कहता हूँ यार मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक इशारा दूंगा, मेरी किताब बलोच तारीख की कदीम शख्सियात है, आप इसको पढ़े, ये रिसर्च बेस्ड बुक है, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। नहीं, आपकी जो किताबें हैं, हाँ सॉरी, आपकी जो किताबें हैं, ये जितनी डिस्कशन हमने की वो तो सारे उसमें हैं। अगर किसी को एतराज़ है, अगर किसी को वो तनकीद है, वो लिख सकता है। वो लॉजिक सर मुझे खुशी होती है, वो दलील के साथ, लॉजिक के साथ, रेफरेंस के साथ, या डिबेट करे या तो वो करे। इसी तरह सिर्फ नहीं है कि मैंने जहाँ तक पढ़ा है आखिरी जगह वो है, वो नहीं है। शायद कोई मुझसे और आगे सफ़र कर चुका है। मैं तो हमेशा स्टेज पे भी मैं कहता हूँ, प्रोग्राम में भी कहता हूँ कि मेरा काम 1% है, 90% 99% काम अभी तक रिमेनिंग है। 1% है, उसमें भी तनकीद की बहुत गुंजाइश है। आप टेक्स्ट में तनकीद करें, मेरी इस्लाह करें, मैं सेकंड एडिशन में इसको बेहतर करूंगा। लेकिन बदकिस्मती है कि तनकीद वो करे जो पहले किताब तो पढ़े ना। जाहिर है उसको पहले पढ़ना पड़ता है, पहले पढ़ना पड़ता है। जब आप पढ़ेंगे तब आप तनकीद करने का आपको हक भी होगा। आप मेरे चेहरे पे, मेरे गंजे सर पे, मेरे ये आम कमीज शलवार पे तनकीद ना करें, मेरी लिखी हुई बातों पे तनकीद करें, या जो दावे या कुछ मैंने मफरूजे डेवलप की उन पे आप तनकीद करें, मुझसे पूछें, मैं आपको आराम के साथ, तसल्ली के साथ रिसोर्सेज भी बताऊंगा और इस पे आपके साथ डिबेट भी करूंगा। आप मुझे कन्विंस करें इस किताब में फिलहाल जगहों पे कमी है, मैं नेक्स्ट एडिशन में उसकी जांच पड़ताल करके उसको बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले आप मुताला तो करें। तो यही होता है ना तरीक़ाकार, तो इल्मी तरीक़ाकार यही होता है कि जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत 2 घंटे हो गए, शायद लोग सो रहे होंगे या उनके सोने का टाइम है।
खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बहुत कुछ सीखा और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा। एक बार फिर मैं ऑडियंस को कहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जितनी किताबें लिखी हैं कम से कम उनको पढ़ें। ये बहुत सारी जो डिस्कशन हमने की, इनके अलावा बहुत सारी चीज़ें उनको मिल सकती हैं जो हमने यहाँ बात नहीं की। शायद उनके जहन में वो सवाल खटक रहे हैं, तो वो सवालों के जवाबात उनको उन्हीं की किताबों में मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एक बार फिर आने का अल्लाह शुक्रिया। आपको सलामत रखे शम्स। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी साथी हैं उनसे कि सिर्फ मेरी नहीं, बाकी किताबों को भी बलूचिस्तान के बारे में स्टडी करें, मुताला करें। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी। इसके बाद आप लोगों को हक पहुंचता है कि इन किताबों पे, इनमें लिखी हुई बातों पे आप तनकीद करें। मैं हूँ, डॉक्टर शाह मोहम्मद मरीज साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, दिन रात बैठकर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप हमारे काम पे तनकीद जरूर करें, रिव्यू जरूर करें। जब पढ़ेंगे तो आपको यह हक पहुंचता है कि आप तनकीद करें। इसके बाद मुझे यकीन है कि बलूचिस्तान की तारीख के बहुत सारे जो बंद राज है वो आपके सामने आ जाएंगे और ये जो गैप्स मौजूद है ये फिल हो जाएंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।